उन्होंने आज मुझे ये मौका दिया यहाँ पे अपने आप को प्रेजेंट करने का। एंड बिल्कुल आरटीओ से ही मैं जरूर शुरुआत करना चाहूंगी कि हमने सोचा कि हम ही चाहने वाले हैं आरटीओ के, हमने सोचा हम ही चाहने वाले हैं आरटीओ के, लेकिन इस आरटीओ के चाहने वालों का तो पूरा काफिला निकला। और सोचा मैंने कि शिकायत करूं उस खुदा से, लेकिन क्या करे, वो खुदा भी कहीं ना कहीं आरटीओ का चाहने वाला निकला। आज मैं बताना चाहती हूँ कि ऐसा ही एक कारवां फिर निकला है, आज ऐसा ही एक कारवां फिर निकला है, मन में क्रांति की जोत और दिल में सपने भर चला है। दम थोड़ा कम ही सही हाथों में, दम थोड़ा कम ही सही हाथों में, पर कमी नहीं है जज्बातों में। रोम रोम में आरटीओ का प्यार और सर पे कफन बांधे चला है। ना रुकना है ना झुकना है, ना रुकना है ना झुकना है, आसमान में उड़ने की जो ठानी है। आज एक ऐसी कहानी बनानी है जिससे पूरी दुनिया अनजानी है। आज इस नारी शक्ति की कहानी, आज इस प्लेटफॉर्म की कहानी, इस नारी शक्ति की कहानी हमें घर घर तक पहुंचानी है, घर घर तक पहुंचानी है। सो थैंक यू सो मच टू ऑल जो आज यहाँ पे इस इवेंट के अंदर प्रेजेंट है, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला और बिल्कुल और अपने आप को उन्होंने इतना काबिल समझा कि मैंने बहुत सारी स्टोरीज तो बनाई है अपने परिवार के लिए, काफी सेक्रीफाइसेस करे हैं, काफी सारी चीजें करे हैं, बट उन्होंने अपने आप को ये समझा कि नहीं, मैं अगर यहाँ पे हूँ अपने सपनों के लिए हूँ और मैं कुछ और बेहतर करके दिखा सकती हूँ। और आज हमारे बीच एक ऐसे व्यक्तित्व है, हमारे बीच में व्यक्तित्व से भी ज्यादा कहूंगी एक ऐसी विचारधारा है जिन्होंने पिछले 10 सालों के अंदर हमें और ज्यादा मजबूत किया है, हमें और साहस दिलाया है, हमें और अपने सपनों की उड़ान भरने का एक उड़ान भरने के लिए एक बैकबोन की तरह वो हमारे पीछे खड़े रहे हैं। बट बिल्कुल उनको बुलाने से पहले इस इवेंट का जो मकसद है, राइट, इस यहाँ पे आज हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं, उसका जो मकसद है एक सॉन्ग के जरिए मैं आप लोगों के सामने जरूर रखना चाहूंगी। तो आप सब लोगों की इजाजत के साथ हम उस सॉन्ग को आपके सामने रखेंगे, तो क्या हम लोग रखें? यस, तो प्लीज गिव मी अ मोमेंट एंड हम लोग उस सॉन्ग को आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं। बाबुल प्यारे सजन सखारे सुनो मेरी मैया, बोझ नहीं मैं किसी के सर का, ना मझधार में नैया। पतवार बनूंगी लहरों से लड़ूंगी, और मुझे क्या बेचेगा रुपया, हो अरे मुझे क्या बेचेगा रुपया, कल बाबा की उंगली को थामे चली थी, कल बाबा की लाठी भी बन जाऊंगी। अम्मा तेरे घरों देखी चिड़िया हूँ मैं, दाना लेकर ही वापस घर आऊंगी। जिसकी फितरत में हैरत समाई नहीं, जिसको दौलत से ज्यादा मैं भाई नहीं, ऐसे साजन की मुझको जरूरत नहीं, ना कहने का सुन लो मुहूर्त यही, अकेली चलूंगी किस्मत से मिलूंगी, और मुझे क्या बेचेगा रुपया, हो और मुझे क्या बेचेगा रुपया, दिल से दिल के तार तो जुड़े नहीं, तो रस्मों पे दौलत ये काहे बाहे,
हम तो प्यार के ख्वाहिश में रिश्ते बुने, और रिश्तों में लालच हम काहे सहे। क्या शादी के आगे जिंदगी ही नहीं, जो शादी हिसाबों की केवल है वही। ऐसी शादी की मुझको जरूरत नहीं, ना कहने का सुन लो मुहूर्त यही। सुबह से खिलूंगी, रतिया से हरूंगी, अरे मुझे क्या बेचेगा रुपया हो, अरे मुझे क्या बेचेगा रुपया। थैंक यू सो मच नेहा जी हमें ये वीडियो दिखाने के लिए। एंड विश्वास मानना, जब मैं ये लिरिक्स सुन रही थी ना, एक अंदर कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वाइब्स आती है कि हम कुछ बड़ा करने के लिए बने हैं अपनी जिंदगी के अंदर। हम अपने सपनों के लिए बने हैं, हम अपने पेरेंट्स के सपने पूरे करने के लिए बने हैं। और मतलब ये आरटीओ परिवार या आरटीओ ने हमें वो मौका दिया कि हम अपने सपनों को पूरा करने की शुरुआत कर सके। एंड विश्वास मानना, आज इस इवेंट का जो एक वीडियो आपके पास आया था उसके ऊपर ये लिखा गया था कि डायरेक्ट सेलिंग के प्लेटफॉर्म पे मतलब एक वुमेन को एम्पावरमेंट कैसे मिल सकती है। मतलब शी कैन बी अ डॉक्टर, शी कैन बी अ इंजीनियर, शी कैन बी अ आईटीएस ऑफिसर, शी कैन बी अ वंडरफुल हाउस मेकर। बट बिलीव मी, आज इस पूरे इवेंट को सुनने के बाद, आज उस व्यक्तित्व को सुनने के बाद, उनकी विचारधारा को सुनने के बाद आपको यह विश्वास होगा कि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा जरिया है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हो, आप अपने सपनों की उड़ान भर सकते हो। आप अपने सिर्फ अपने सपने नहीं, अपने पेरेंट्स के सपने भी पूरे कर सकते हो। तो इस इवेंट की मैं शुरुआत करना चाहूंगी आप सबके स्वागत के साथ। एंड सबसे पहले तो मैं एक इंस्ट्रक्शन देना चाहूंगी कि प्लीज अगर कोई बॉयज अगर इस इवेंट के अंदर कनेक्टेड है तो कृपया करके वो इस इवेंट को लीव कर दे, बिकॉज काफी सारी ऐसे गर्ल्स है, काफी सारे ऐसे लेडीज है जो इस इवेंट को कनेक्ट करना चाहती है, बट जस्ट बिकॉज कि यू आर देयर आप उनको आप कनेक्ट करने का मौका दीजिए, और वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे जस्ट बिकॉज यू आर देयर। इस पूरे इवेंट की रिकॉर्डिंग होने वाली है, तो ये रिकॉर्डिंग आप लोगों तक जरूर पहुंचेगी। तो आप अपने किन्हीं भी दोस्तों तक जो आपकी मतलब दोस्त है, लड़कियां है, और उन तक आप इस इवेंट को पहुंचाना चाहते हो, ये रिकॉर्डिंग आप तक पहुंचेगी और आप उन तक पहुंचा सकते हो। बट आज इस इवेंट को जो लोग लाइव सुनना चाहते हैं और इतने समय से इंतजार कर रहे हैं उस इवेंट का, काफी सारे लोगों का रात भर भी मुझे मैसेज आ रहा था, सुबह से मैसेजेस आ रहे हैं कि दे आर वेरी एक्साइटेड फॉर दिस इवेंट, राइट। तो प्लीज मतलब आप जितने भी बॉयज हैं प्लीज इस इवेंट को लेफ्ट कर दीजिए ताकि सारे लड़कियों को इस इवेंट के अंदर आने का मौका मिले। थैंक यू सो मच, राइट। और आप सब लोगों के इजाजत से मैं आज उस व्यक्तित्व को आपके सामने रखने जा रही हूँ। विश्वास मानना वो सिर्फ एक व्यक्तित्व नहीं है हमारे लिए, वो एक विचारधारा है, वो एक ऐसे गुरु है जिन्होंने सिर्फ मतलब सबको रास्ता दिखाया है आगे बढ़ने का, बट हमारे लाइफ में उनका एक अलग कंट्रीब्यूशन रहा है। यहाँ पे जितनी भी लड़कियां हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर कोई इस बात को मानेगा कि उनके लाइफ में उनका एक कंट्रीब्यूशन रहा है, उनको एक मजबूती मिली है इस परिवार के अंदर आने के बाद, उनको एक मजबूती मिली है अपने सपनों को पूरा करने के लिए, उनको एक मजबूती मिली है अपने डिसीजंस को लेने के लिए, उनको एक मजबूती मिली है अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए। तो आज उस ऐसे व्यक्तित्व को, एक ऐसी विचारधारा को मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाए हैं, और पिछले 10 सालों के अंदर हम जैसे कई लड़कियों को एक इंस्पिरेशन दी है, एक ताकत दी है कि आज हम अपनी स्टोरी कहीं ना कहीं काफी सारे लड़कियों तक पहुंचा पाए, काफी सारे कस्बे तक पहुंचा पाए। तो एक ऐसे व्यक्तित्व को मैं यहाँ पे बुलाने की आपसे इजाजत चाहती हूँ। यस, हमारे लिए वो इंस्पिरेशनल गुरु है, इज द किंग ऑफ हार्ट, दिलों के राजा। एंड मैंने उनके लिए कुछ लाइन्स प्रिपेयर करी है
राइट। तो आप सब लोगों के इजाजत से मैं उस लाइन से उनका स्वागत जरूर करना चाहूंगी। एक दिन ढूंढने निकली थी सपनों का आशिया, ध्यान से सुनना, एक दिन ढूंढने निकली थी सपनों का आशिया, मिला ये आरटीओ परिवार और आपका ये सुंदर सा जहां। जब भी हम भटक जाते थे, जब भी हम राह में कहीं भटक जाते थे, आप हमें सही राह दिखाते थे। आप वो इंसान है, जब हम भटक जाते थे आप हमें सही राह दिखाते थे। मुश्किल है हमें समझना, मुश्किल है हमें समझना, पर आप ये काम आसानी से कर जाते थे। चरित्र के इस पाठ को आपने हम तक पहुंचाया है। छुपे साहस का एहसास आपने दिलाया, दुनिया से वाकिफ करके अच्छा इंसान आपने बनाया है। मेहनत का मोल हमने आपसे ही तो पाया है। लोग कहते हैं, लोग कहते हैं गुरु बिना ज्ञान नहीं, लोग कहते हैं गुरु बिना ज्ञान नहीं, हमने तो ज्ञान का महासागर पाया है, हमने तो ज्ञान का महासागर पाया है। लोग कहते हैं ईश्वर के बाद कोई है तो वो गुरु है, ईश्वर के बाद अगर कोई है तो वो गुरु है, पर हमने तो गुरु में ही भगवान का स्वरूप पाया है। एंड उस भगवान के स्वरूप को, उस गुरु को, उस इंस्पिरेशन को, उस विचारधारा को, उस व्यक्तित्व को, और वो एक ऐसे इंसान को जिन्होंने हमें ताकत दी, जिन्होंने हमें मजबूती दी, और आज वही मजबूती उनके अपने शब्दों से वो आप तक पहुंचाने वाले हैं। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, और मैं ये देख पा रही हूँ आपके चैट के जरिए, मैं ये देख पा रही हूँ इस चैट के माध्यम से कि आप सभी उनका चेहरा देखने के लिए बेकरार है, और आप सभी उनको सुनने के लिए बेकरार है। तो यस, स्वागत करते हैं उनका, नन अदर देन द आरटीओ मिस्टर रघु कुमार टेकरीवाल सर। थैंक यू सो मच सर। Good morning, everyone. Am I audible to each and every one of you? Yes. Thank you, all these powerful women from my team, for giving me this opportunity to share my experience with you. And believe me, today I'm talking on a topic called Nari Shakti. लेकिन जब आप आज 1000 नारियों के बीच में मैं बैठ के बात कर रहा हूं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शक्ति आपको नहीं, शक्ति की जरूरत शायद थोड़ी मुझे है। Little nervous on this side, nevertheless I'll try to manage. My name is Raghu Tekriwal, and आज कुछ टॉपिक में मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ। 1 second. So I welcome each and every powerful women in this powerful seminar, a powerful session which you can say today. My name is Raghu Tekriwal, and I have been privileged, मुझे मौका मिला पिछले 10 सालों में कई सारी लड़कियों के साथ किसी एक ऐसे काम के साथ जुड़ने का जिसमें मैंने उनके पोटेंशियल को पहचाना, और जिसमें मैं ये देख पाया कि अगर लड़कियों को उड़ने की जगह दी जाए, अगर लड़कियों को वो उनके पंखों के नीचे हवा दी जाए, तो वो कई मायने में हमसे भी कई ज़्यादा ताकत रखती हैं, और वो जो जीवन की ऊंचाइयां हैं, जो जीवन की उड़ान है, उसको वो किस लेवल तक लेके जा सकते हैं, ना सिर्फ अपने लिए, ना सिर्फ अपने परिवार के लिए, ना सिर्फ अपने समाज के लिए या पूरे देश के लिए। ये अपने आप में कितना ज़्यादा पावरफुल कॉन्सेप्ट है, जिससे कि हम इंडियंस अभी तक अछूते रह गए हैं।
मैं इस पिछले 10 साल से इस काम को जब मैं देख पा रहा हूं तो मैं इस बात को समझ पाया। एक संस्कृत का श्लोक है जहाँ पे इस इवेंट के बारे में जब लिखी गई है बात, जहाँ पे लिखा गया है कि राष्ट्रस्य श्वः नारी अस्ति, यानी कि वुमन इज आवर टुमारो। अगर हिंदी में कहें तो इसका क्या मतलब है कि नारी हमारा कल है, नारी हमारा कल है। मैं अगर ये पूछना चाहूँ आप सब लोगों से कि अगर इस श्लोक की बात की जाए तो क्या ये श्लोक आज लिखा गया है, जहाँ ये बताया गया है कि नारी हमारा आज नहीं, नारी हमारा कल है? ये श्लोक तो शायद बहुत सालों पहले लिख दिया गया होगा, ये श्लोक तो शायद बहुत सदियों पहले लिख दिया गया होगा। संस्कृत में लिखा है, पुरानी बात है। पुराने काल में ये कहा गया था कि नारी किसी भी देश का या किसी भी परिवार का या किसी भी समाज का, अगर आपको उस समाज की परिस्थिति जाननी है या उस समाज की अंदरूनी ताकतों को जानना है या आप देश के बारे में जानना चाहते हैं कि उस देश में कितनी ताकत है, अंदर से वो देश कितना मजबूत है, तो उस देश में जाके देखो कि उस देश में नारी की स्थिति क्या है, उस देश में नारी की परिस्थिति क्या है। अगर आप देखना चाहते हैं कि परिवार में अच्छे लोग रहते हैं नहीं रहते हैं, तो अगर इस बात को अगर आप जानना चाहते हैं तो जाके देखें कि उस परिवार में नारी की स्थिति क्या है। तो ये बात तो है कि हर जगह ये बात कही गई है और बार बार ये कही गई है कि नारी हमारा कल है, और जो सालों पहले कही गई बात थी, क्या वो कल आज नहीं आ जाना चाहिए था? मेरा सवाल है ये, जिस बात को सालों पहले कर दिया गया था, क्या वो कल आज नहीं है जो आ जाना चाहिए था? या दोबारा आज भी हम यही कह रहे हैं कि नारी हमारा कल है, या कितने सालों के बाद भी हम ये कहते रहेंगे कि नारी हमारा कल है? इस कॉन्सेप्ट को देखता हूं तो कई सारे धर्मों में, कई सारे समाज के नियमों में, कई सारे पुरुषों के नियमों में नारी को इस तरीके से बांधा गया है, जहां पे ये तो बताया गया है कि नारी हमारे देश में देवी की भूमिका रखती है, लेकिन जब हम आसपास पलट के देखते हैं, जब हम आसपास अपने घरों में देखते हैं, जब आसपास हम अपने मोहल्लों में देखते हैं या दूसरों के घरों में देखते हैं, कितने घरों में हमें नजर आता है कि नारी को देवी की तरह ट्रीट किया जा रहा है। कितने घरों में हमें नजर आता है कि नारी को वो जगह मिल रही है जिसको वो डिजर्व करती है। छोटी छोटी चीजों के लिए तो उसको स्ट्रगल करना पड़ता है, छोटी छोटी जरूरतों के लिए तो उसे किसी के सामने परमिशन लेनी पड़ती है, हाथ फैलाना तक पड़ जाता है कई बार। तो ये बात तो है कि हमारे धर्मों में नारी को देवी का तो रूप दिया गया, लेकिन एक बराबरी का हिस्सा जो इंसान के रूप में उसे मिलना चाहिए था, आज भी वो उस बराबरी के हिस्से से अछूती रह गई है। हाँ, देवी जरूर है घरों में, ग्रंथों में, बातों में, हर जगह उसे देवी का हिस्सा दिया गया। क्यों ऐसी बुरी परिस्थिति है? सिर्फ अगर अपने देश की बात करें, कुछ स्टैटिस्टिक्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँ और आपको हैरानी हो जाएगी ये सुन के कि ऐसी स्टैटिस्टिक्स हैं। जेंडर इक्वालिटी की अगर बात किया जाए, जेंडर इक्वालिटी एक ऐसा टर्म है जहां पे ये बताया जाता है कि किस ऐसी जगह पे मर्द और औरत, इसमें बराबरी का मापदंड रखा जाता है, यानी कि उनको बराबर की हिस्सेदारी में रखा जाता है या उनको बराबर माना जाता है। अगर जेंडर इक्वालिटी को अगर किसी भी बहुत सारे देशों के टर्म्स में अगर आप कंपेयर करने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा देश पूरे विश्व में 127वें पोजीशन पे आता है, 127वें पोजीशन पे, जहां पे बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, थाईलैंड, ये सारे भी देश हैं जो हमसे आगे चलते हैं। और जेंडर इक्वालिटी में हमसे सिर्फ पीछे के कुछ ही देश हैं, जिसमें अरब की कंट्रीज आती हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया हो गया, जहाँ पे पूरी तरीके से बुर्के में लड़कियों को रखा जाता है। सिर्फ वही ऐसे कुछ देश हैं जो हमसे पीछे चलते हैं। अदरवाइज वर्ल्ड के बहुत सारे ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ आज भी हमारे यहाँ लड़कियों को बराबरी के मापदंड पे नहीं रखा जाता। वर्क फोर्स की बात कर लेते हैं। अगर काम करने की छूट की बात करी जाए कि अगर हमारे देश में अगर लड़कियों को काम करने की फ्री इजाजत दी जाए तो आपको हैरानी होगी ये जान के कि इस देश में जितने भी लोग काम करते हैं उसके सिर्फ 20% हिस्सा ऐसा है जो लड़कियों के समाज के थ्रू है और 80% हिस्सा ऐसा है जो लड़कों से कंट्रोल किया जाता है। जबकि अब बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे 40% है ये नंबर। माना जाता है कि हमारे देश में 35 करोड़ ऐसी औरतें हैं, 35 करोड़ ऐसी लेडीज हैं जो घर में बैठ के घर का काम करती हैं, बच्चे संभालती हैं, घर की ज़रूरतों को, छोटी बड़ी ज़रूरतों को पूरा करती हैं। वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, निगलेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी उनको इस राइट से दूर रखा गया कि वो घर की इकोनॉमी में या घर की एक मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन में उनका
कंट्रीब्यूशन हो, इस बात से दूर रखा गया। 35 करोड़ पॉपुलेशन एक बहुत बड़ी ताकत होती है, बहुत बड़ी ताकत होती है। हम और आप इसको समझ सकें, अगर इसको मल्टीप्लाई कर लें दिन के 5 घंटे से भी, तो 35 करोड़ इंटू 5 आवर्स, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 150 घंटे का वक्त होता है, जो हर दिन में मैन पावर्स के टर्म में हमारे देश में वेस्ट होता है। लेकिन अप्रोक्सीमेटली इतने ही घंटे जापान की पूरी जनसंख्या मिलके पूरे एक महीने में काम करती है, जितना हमारे देश में एक दिन में हम वेस्ट कर दिया करते हैं, जस्ट बिकॉज औरतों को वो एक सही जगह नहीं मिल पाई, वो एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया, या वो इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई। शायद ये एक बहुत बड़ी वजह है कि हम बहुत सालों से आज हम सब लोग एक डेवलपिंग नेशन की रूप में ही आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या अगर औरतों को वो बराबरी का जगह नहीं मिल पाया है, या कहीं ना कहीं वो पिछड़ गई हैं इस ग्लोबल अगर रेस में देखा जाए, तो इंडियन वुमेन आर बिहाइंड द फॉरेन वुमेन। जो हमारे देश की औरतें हैं वो कहीं ना कहीं विदेशी जो उनकी जेंडर, सेम जेंडर की जो औरतें हैं उनसे काफी पिछड़ गई। इसके पीछे की क्या वजह है? क्या हमारे देश की औरतों में ताकत कम है? मैं नहीं मानता इस चीज को। क्या उनकी क्वालिटीज कम है? मैं नहीं मानता, क्योंकि मैंने 10 सालों से काम किया है, मैं तो जानता हूँ। शायद मैं अपने अंदर इतनी क्वालिटीज नहीं देखता जितना मैं उनके अंदर देख पाता हूँ। कई सारी क्वालिटीज की बात कर, मल्टीटास्किंग की बात कर लें, एक बार में जो ज्यादा काम करने की एबिलिटी होती है। अगर हम मर्दों को देखें तो हम एक बार में एक ही काम कर सकते हैं, दूसरा काम अगर हमें दे दो तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। लेकिन मैं औरतों को देखता हूं तो वो किचन में कुकर में क्या चढ़ा हुआ वो भी उनको पता चल रहा है, बेटे की रोने की आवाज आ रही है वो भी उनको समझ में आ रहा है, सीरियल में कौन से सीन में क्या चल रहा है उनका ध्यान वहां भी चल रहा है, और दादी अम्मा को दवा देनी है वो भी उनका एक ही वक्त पे ये 3 4 5 चीजें वो किस तरीके से और कितनी बखूबी से कर पाती हैं। मैं नहीं मानता कि किसी भी मेल पर्सन के लिए ये पॉसिबल है इतनी सारे मल्टीटास्किंग को एक साथ कर पाना। क्वालिटीज में मैं नहीं मानता। हार्ड वर्किंग, मेहनत करने की बात करी जाए तो क्या औरतें कम है? मैं नहीं मानता इस चीज को, बिल्कुल नहीं मानता। अगर आप देख लें, मैं शायद आप लोग मेट्रो से बिलोंग कर रहे हैं, आपने इस कॉल में मेट्रो दिल्ली, मुंबई और पता नहीं किन किन शहरों से कनेक्ट किया है, लेकिन अगर आप रूरल इंडिया में जाके चले जाएं तो लड़कियां सिर्फ घर का काम नहीं संभालती। आप जाके देखेंगे ना तो वो खेतों में भी काम करती हैं, घर का भी काम करती हैं, खेतों में भी काम करती हैं, और बच्चों को भी संभालती हैं, और कई बार और भी एक्स्ट्रा काम हो जाए तो वो भी करती हैं साथ साथ। और उनके हस्बैंड को कई बार देखा जाए तो पता चलता है कि वो वहीं खाट बिछा के हुक्का पी रहे हैं। और ये मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा कि बहुत एक्सेप्शनल केसेस हैं, ये बहुत ज्यादा तादाद में हो रहा है। सो हार्ड वर्क की बात की जाए, मुझे लगता है कि जितनी मेहनत सुबह से शाम अपने घर में, अगर हम अपनी पेरेंट्स माँ को देख लें या किसी भी लेडी को देख लें जो सुबह से शाम वो मेहनत करती हैं, तो हार्ड वर्क में तो लड़कों के तो पसीने छूट जाए जितनी मेहनत आप कर सकते हैं। मैं इस क्वालिटी में भी आपको कम नहीं मानता। हिम्मत, क्या आप में हिम्मत कम है? क्या आप में गट्स कम है? मैं इसको नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि आप देखना कि कभी भी घर में कोई बुरी परिस्थिति आती है ना, तो सबसे पहले इंसान गिव अप कौन करता है? घर का मर्द गिव अप करता है या घर की लेडीज गिव अप करती है? और आप देखेंगे जब घर के मर्द गिव अप करते हैं तो लेडीज उनका कितना बड़ा सहारा बन जाती है। मैंने अपनी अपनी फैमिलीज में देखा है कि जहाँ पे जेंट्स ने इतनी ताकत नहीं दिखाई, वहां पे औरतें कितनी मजबूती से खड़ी होती है। और मैंने कई और भी फैमिलीज में देखा, मुझे मौका मिला आज इस देश की लाखों फैमिली से कनेक्ट करने का इस 15 साल के अंदर, इसलिए मैं कुछ एक्सपीरियंसेस आप लोगों के सामने शेयर कर पा रहा हूँ। सिर्फ अर्बन ही नहीं, सिर्फ रूरल ही नहीं, सिर्फ रिच ही नहीं, सिर्फ गरीब ही नहीं, हर किसी किस्म के तबके के लोगों के साथ मुझे कनेक्ट करने का मौका मिला। इंटेलिजेंट नहीं होती है लड़कियां, मैं नहीं मानता इस चीज को। कल्पना चावला को देख लें आप, इंदिरा गांधी को देख लें, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप इंदिरा नूई को देख लें, कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने जहां पे उनकी इंटेलिजेंस को अगर आप चैलेंज करने की कोशिश करेंगे, आप कई बार ऑफिसेज में भी आप देखेंगे तो पता चलेगा कि जितनी अच्छी तरीके से कोई काम लड़कियां फाइन और फाइनर डिटेल से कर पाती हैं, उतनी अच्छी तरीके से लड़के नहीं कर पाते। तो क्वालिटीज में कोई दिक्कत नहीं है, हर तरीके की ताकत रखती है। हाँ, सिर्फ एक जगह हम मान सकते हैं कि लड़के लड़कों से पीछे की शारीरिक ताकत कम होती, वो भी इसलिए क्योंकि उनको बार बार एहसास दिलाया गया है कि तुम कमजोर हो, और थोड़ा सा भगवान ने भी जेनेटिकली थोड़ा ऐसा बनाया है। लेकिन अदरवाइज देखा जाए तो प्रैक्टिस करने पे आज कितनी सारी लड़कियां हैं जो आर्मी में हैं, कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो लड़ाकू विमान चला रही हैं। आज इंडियन एयरफोर्स ने स्पेशल विंग तैयार किया है लेडीज के लिए,
आज इंडियन आर्मी के लिए स्पेशल कॉम्बैट ऑपरेशन में लड़कियां पार्टिसिपेट कर रही हैं। समाज का कोई ऐसा तबका नहीं है जहां पे लड़कियों को जहां मौका दिया जाए, जहां अपॉर्चुनिटी दी जाए और जहां पीछे कोई संभालने वाला हो, जहां पीछे कोई सपोर्ट करने वाला हो, जहां पीछे कोई हौसला देने वाला हो, वहां लड़कियों ने बड़े बड़े झंडे नहीं गाड़े हैं। मैं इस बात को नहीं मानता। फिर यहाँ पे कंडीशन वही आ जाती है कि पीछे कोई सपोर्ट करने वाला हो, पीछे कोई हौसला देने वाला हो, पीछे कोई उनका हाथ पकड़ने वाला हो, पीछे कोई विश्वास दिलाने वाला हो कि तुम कर सकते हो। तो इन सारी क्वालिटीज के बाद भी क्यों आज कुछ ही पर्टिकुलर जॉब्स हैं जहां पे लड़कियां नजर आती हैं, जैसे टीचिंग के जॉब्स हो गए वहां लड़कियां नजर आ जाएंगी, नर्सिंग के जॉब्स हो गए वहां लड़कियां नजर आ जाएंगी। मैं कॉर्पोरेट में भी कई बार देखता हूँ अच्छी खासी एमबीए की भी पढ़ी लिखी लड़कियां, अच्छी खासी, मतलब आपने इंजीनियरिंग करी, आपने एमबीए किया, फिर जाके आपने किसी बड़े अच्छे कंपनी में जाके जॉब करनी शुरू करी और उसके बाद 2 साल 3 साल शादी हो जाती है और उसके बाद बच्चों के कारण आप अपना पूरा जो करियर, जो आपने ड्रीम जो आपने बसाए थे वो सारा खत्म करके फैमिली में किचन इज द डेस्टिनेशन। क्या हर औरत का आखिरी मंजिल घर का किचन ही है? ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। क्या किचन का काम इतना बड़ा काम है जिसके लिए एक औरत को अपना पूरा करियर सैक्रिफाइस करना चाहिए, या ये वो करियर के साथ ये मैनेजेबल टास्क है? ये सवाल मैं आपसे, आपका इसका जवाब नहीं दे रहा, मैं आपको इससे सवाल पूछ रहा हूँ। क्या ये है कि किचन के साथ आज कितनी सारी ऐसे घर में हाउसवाइफ्स हैं जो शादी करके घरों में आती हैं और परिवार देखती हैं। मैं जानता हूँ कि 9 बजे से पहले उनके पास बहुत सारा काम होता है, जब तक उनके हस्बैंड और बच्चे ऑफिस नहीं चले जाते या स्कूल्स नहीं चले जाते। 5 बजे के बाद उनके पास बहुत सारा काम होता है, जब उनके हस्बैंड्स का आने का टाइम होता है। लेकिन बीच में ये 9 से 5 का वक्त क्या करती हैं हमारे देश की बहुत सारी लेडीज? टीवी पे क्राइम पेट्रोल देखते हैं, और क्राइम पेट्रोल देखने का तो ये नतीजा है कि अगर आप उसको 1 महीने तक लगातार देख लो तो आपको लगने लगेगा कहीं मेरा पति ही क्रिमिनल तो नहीं है। इस हद तक वो आपके जहन में बैठ जाती है, आपको हर दूसरा इंसान कातिल ही लगता है। अपने बच्चों के दोस्तों पे भी आप शक की नजर से देखते हैं कि भाई ये आपको कहीं गुमराह करके आपको कहीं लेके तो नहीं जाएगा। सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। ये शब्द दिन में पता नहीं कितनी बार आपके कानों में गूंजता है कि सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। ठीक है, सुरक्षित रहना है, लेकिन क्या ये सतर्क रहना, सुरक्षित रहना आपके दिमाग में जिस चीज को आप बार बार देखोगे, क्राइम हर जगह है, दर्द दुनिया में हर जगह है, लेकिन अगर किसी दर्दनाक जगह को हम बार बार देखते रहें तो पता चला दूसरे की जिंदगी का दर्द कब अपनी जिंदगी में आ गया इस बात का एहसास ही नहीं होगा। तो ये जो हमारा फालतू सा वक्त है, या ये जो हाउसवाइफ जो वेस्ट करती हैं, कर पाती हैं या कर जाती हैं किसी भी तरीके से, या मैं अगर कहूँ जो कॉर्पोरेट्स में जहाँ पे औरतें बहुत अच्छी तरीके से अपनी करियर को बिल्ड करने के बाद भी उनको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिल पाती, उनको वर्क और लाइफ का जो बैलेंस चाहिए कि कैसे घर को भी संभालें, कैसे घर बच्चों को भी संभालें और कैसे काम को भी संभालें, जो कई बार ये जो असमंजस में हमेशा लड़कियां पड़ी रह जाती हैं जिसके कारण वो अपना अच्छा खासा बनाया हुआ करियर छोड़ देती हैं। क्या ऐसी सिचुएशंस में क्या कोई सोल्यूशन नहीं है? मैं नहीं मानता कि दुनिया में अगर प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन नहीं है। प्रॉब्लम बहुत हैं, एक प्रॉब्लम खत्म होगी तो दूसरी भी आएगी, लेकिन ये भी मैं मानता हूँ कि जिस इंसान के अंदर प्रॉब्लम को सॉल्व करने को और प्रॉब्लम को देखने के बाद उसको सोल्यूशन की तरफ पहुंचाने का नजरिया है ना, तो वो हर बात एक एक करके चैलेंज की तरह उसको सॉल्व करता चला जाता है। क्यों ऐसी दिक्कतें हैं? क्यों ऐसा सोचा जाता है? क्यों ऐसे लड़कियां पीछे रह जाती हैं? एक बहुत बड़ी वजह तो ये लगता है कि समाज की विचारधारा, जहाँ पे आज बहुत सारी इंडियन ऐसी फैमिलीज है जहाँ पे ऐसा माना जाता है कि ज्यादा पढ़ लिख के क्या होगा, अल्टीमेटली तो घर ही संभालना, चौका चूल्हा ही संभालना है, अल्टीमेटली चौका चूल्हा ही संभालना है। क्यों भाई? क्यों? क्या मतलब आज इंडिया में पढ़ी हुई गांव की किसी लड़की का ड्रीम नहीं है कि वो अमेरिका जाके काम कर सके, कनाडा जाके काम कर सके? और इसमें मैं बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए ब्लेम करना चाहता हूँ पेरेंट्स का, जहाँ पे पेरेंट्स की भी विचारधारा आज के युग में भी इसी तरीके की है, जहाँ पे लड़कियों को इस तरीके से डिफरेंशिएट किया जाता है कुछ फैमिलीज में। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हो सकता है कि आपके घर के बच्चे लड़के उतना अच्छा ना कर पाए, लेकिन अगर आप अपनी लड़कियों को ताकत दोगे और उन पर विश्वास दिखाओगे ना,
तो पता नहीं वो कहाँ से कहाँ आपके और आपके परिवार के जीवन को लेके चली जाएंगी, आपको इस बात का एहसास भी नहीं है। और ये मैंने अपनी आंखों के सामने और अपने जीवन में कई बार होते हुए देखा है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर पा रहा हूँ। एक तो है कि समाज की विचारधारा में दिक्कत है, ये बात भी है, जहाँ पे लोगों को लगता है कि लड़कियों का काम किचन तक है, ज्यादा पढ़ लिख के क्या करना, करियर बना के क्या करना, उसमें प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम लड़कियों में भी है कि वो एक्सेप्ट कर लेती हैं इस चीज को, वो एक्सेप्ट कर लेती हैं कि आपका जीवन वहीं तक सीमित है। आपके इस एक्सेप्टेंस ने, आपके इस हर बात को मान लेने के इस एटीट्यूड ने आपने आपको, आप कभी देखे कि आपने आपको अपने जीवन में कहाँ पहुंचा दिया। छोटे होते हैं, हमारे बचपन में हमारे फैसले माँ बाप लेते हैं, लेना भी चाहिए, अच्छे बुरे का बहुत अच्छा ज्ञान है उनको। थोड़ा और बड़े होती हैं लड़कियां, फिर उनके फैसले उनके भाई लेने लगते हैं। थोड़े और बड़े होते हैं, उनके फैसले बॉयफ्रेंड लेने लगते हैं। और बड़े होते हैं, शादी होती है, पति लेते हैं। और बड़े हो जाते हैं, उसके बाद उनकी जिंदगी के फैसले बच्चे लेते हैं। तो आपकी पूरी जिंदगी के फैसले, चाहे आप जब छोटी थी तब से, या जब बड़ी भी हो गई तब भी, आपने कब अपनी जिंदगी के बारे में सोचा? आपने कब ऐसा कोई फैसला लिया जिसमें अच्छा भी हुआ तो उसके जिम्मेदार आप हैं, और जिसमें बुरा भी हुआ तो उसके जिम्मेदार आप हैं? हाँ, यही हो सकता है ना, ज्यादा से ज्यादा आप फैसला लेंगे तो कुछ चीजें अकॉर्डिंगली नहीं चलेंगी, कुछ गलत हो सकता है, कुछ नुकसान हो सकता है। आज कौन सा बहुत अच्छा चल रहा है? कौन से हमारे देश की लेडीज की सिचुएशन बहुत अच्छी है? हाँ, ताकतों के मामले में, क्वालिटीज के मामले में मैं दोबारा कहना चाहूंगा कि विजन अगर अच्छा हो, अगर देखना है, और पैसों का सही इस्तेमाल कैसे होना चाहिए, अगर ये देखना चाहिए, तो लड़कियों की ताकत अगर देखी तो डिमोनेटाइजेशन में याद आ गया, जहां पे हमारे घर में पतियों की इनकम कुछ नहीं थी, लेकिन लेडीज के पास से कितना सारा पैसा निकला। तो पैसे की संभालने की कला भी उनके पास बहुत खतरनाक है। तो बिजनेस करने के लिए तो यही सारी क्वालिटीज लगती है, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए तो यही सारी क्वालिटीज लगती है, फिर भी लड़कियां पिछड़ी। 20% इज द नंबर। 20%, 80% लड़के काम करते हैं और 20%। और इसकी जो सबसे बड़ी वजह और सबसे बड़े जिम्मेदार अगर मैं किसी को देना चाहूंगा, समाज तो करता ही है। हर एक इंसान जो गिरी हुई है, जो दबी हुई है, जो कुचली हुई है, जब वो उठना चाहेगा तो समाज उसको फिर से दबाने की कोशिश करेगा, बिकॉज द सोसाइटी डज नॉट वांट एनी चेंज। सोसाइटी को बदलाव पसंद नहीं है, जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलते रहना चाहिए। इस सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करना है, इस बैलेंस को डिस्टर्ब नहीं करना है। जो लिखा गया है उसी तरीके, जो सदियों से चलता आ रहा है उसी तरीके। लेकिन आप किसी भी चीज को बहुत ज्यादा देर तक तो नहीं दबा सकते। तो ये जो फैसले हमारे आज तक किसी और ने लिए हैं, अगर ये फैसले लेने की जिम्मेदारी और इस फैसले लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी और इस फैसले पे खड़े होने की आपकी हिम्मत और गट्स अगर आप दिखाएं, तो मुझे लगता है कि लड़कियों के पास आज मार्केट में और बाहर इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं कि आपका जीवन सिर्फ एक छोटे से किचन में ना खत्म हो जाए, छोटे से घर की चार दीवारी में ना खत्म हो जाए। लॉकडाउन तो आज पूरी दुनिया के लिए आज आया है, औरतों के लिए तो सदियों से चलता आ रहा है। यस नो, यू हैव बीन लॉकडाउन, हमेशा से आपको लॉकडाउन, तुम ये नहीं जाओगे, तुम वहां नहीं जाओगे, तुम ये नहीं करोगे। एक कंसर्न है कि आपकी सिक्योरिटी, बिल्कुल जेन्युइन बात है, आपकी सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है कि आप कहीं कुछ गलत ना हो जाए लड़कियों के साथ, कंसर्न है ये, और इस बात का ध्यान रखना चाहिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि जब बहुत ज्यादा कम लड़कियां घर से बाहर निकलती है तो उनके लिए और खतरनाक है। जब ज्यादा से ज्यादा लड़कियां बाहर निकलेगी तो किसी की हिम्मत नहीं होगी किसी लड़की की तरफ बुरी आंख दिखाने की। किसी समाज में, जिस समाज में किसी चीज को बहुत ज्यादा, और अगर क्राइम की बात अगर आप करें, नंबर आप उठा के देख लें, गूगल पे सर्च कर लें, जितना क्राइम लड़कियों के साथ घर के बाहर नहीं होता, उससे ज्यादा क्राइम घर के अंदर होता है। आप गूगल पे उठा के देख लीजिए, ये नंबर है। तो अगर आप सुरक्षित करने की बात कर रही हैं लड़कियों की, और सिर्फ इस वजह से अगर हमारे घर की लड़कियों को घरों में बंद करके रखा जा रहा है, आप बहुत ज्यादा गलत हैं, क्योंकि आपको इस बात का एहसास नहीं है कि ज्यादा सुरक्षित वो बाहर जाके, अगर आपने उसको इस बात का एहसास ही दिला दिया कि तुम कमजोर हो, तुम कमजोर हो, तुम कमजोर हो, तो वो अपनी सुरक्षा घर के अंदर भी नहीं कर सकती। लेकिन अगर आपने उसको बार बार इस बात का एहसास दिलाया कि तुम में मजबूती है, तुम ताकतवर हो और तुम किसी से भी लड़ सकती हो, तो अपनी सुरक्षा घर में तो क्या, बाहर में भी जाके दुनिया को चार थप्पड़ लगा के बता सकती है कि भाई अपनी हैसियत में रहो, और तुम जहां हो वहीं हो, मैं जहां हूं मैं वहां हूं। तो ये सिर्फ ये जो डरा हुआ
लड़कियों का समाज है, इसने कुछ बुरे तत्वों को हिम्मत दी है कि वो उनके साथ बुरा कर सके। अगर हमने ताकत दे दी लड़कियों को तो मुझे नहीं लगता कि किसी की हिम्मत होगी। आप कोई आपके साथ बदतमीजी करता, पब्लिकली चिल्ला के देख लो, हवा निकल जाती है सामने वाले की। ये सुनो, बिल्कुल हवा। लेकिन वो चिल्लाने की जो हिम्मत है, जो ताकत है, जो आपके अंदर से आनी चाहिए, वो फैमिली वाले ने दबा दी। वो दबा दी गई आपके अंदर कि नहीं, तुम कमजोर हो, तुम बोल नहीं सकते, तुम घबरा जाते हो, कोई भी गलत सिचुएशन आने पे घबरा जाते हो। वो जो घबराहट है वो आपको कमजोर बना रही है। आप कमजोर कभी थे ही नहीं। आपका नाम तो ग्रंथों में शक्ति का रूप लिखा गया, शक्ति, ताकत। उस ताकत को दोबारा पहचानने के लिए एक ऐसे माहौल की जरूरत है जहाँ पे जगह मिले लड़कियों को ऊपर उठने के लिए, जहाँ पे जगह मिले कि लड़कियों को इस बात का एहसास हो कि तुम किसी भी दुनिया के फील्ड में आप किसी भी इंसान से कम नहीं। और मैं यकीन के साथ कर सकता हूँ कि अगर आपने सिर्फ इस एहसास को अगर अपने जीवन में ले लिया तो आप एक बदला हुआ समाज देखेंगी। और इसकी शुरुआत किसी बड़े लेवल पे हो या ना हो, हम और आप मिलके बहुत छोटे छोटे लेवल पे, छोटे छोटे घरों में, अपने घरों से कर सकते हैं। बड़ा चेंज गवर्नमेंट बाद में लाएगी, बड़ा चेंज हमें हमारे घरों से लेके आना पड़ेगा। आज मैं इसलिए आपके साथ ये बात कर पा रहा हूँ, शायद मैं अकेला होता तो नहीं बोल पाता, लेकिन आप आज 1000 औरतों ने मुझे वो ताकत दी है कि मैं आपके साथ वो बातें शेयर कर सकूँ। और पता नहीं एक एक औरत, आप एक एक लेडी जो इस कॉल में कनेक्टेड, न जाने कितने हजारों लोगों तक इस मैसेज को पहुंचाएगी। एंड दैट इज कॉल्ड द पावर ऑफ नेटवर्किंग, कि अगर हम लोग एक साथ जुड़ जाएं तो ताकत कितनी बड़ी हो सकती है, हमें इस बात का एहसास नहीं होता। एक नीड है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की, जिसको हम इग्नोर करते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब कि आज बहुत सारी औरतों को ऐसा लगता है, लेडीज को ऐसा लगता है, लड़कियों को ऐसा लगता है कि पैसा कमाए तो भी ठीक है और नहीं भी कमाए तो भी ठीक है। या तो ये सोच उनकी खुद की है, या उनकी सोच वो वहां से कहीं ना कहीं से आसपास और समाज को देख के। मैं नहीं मानता इस चीज को, मैं नहीं मानता, मैं बिल्कुल नहीं मानता इस चीज को। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी फैमिलीज में भी और अपने आसपास उस फैमिली को भी ज्यादा बेहतर करते हुए देखा जिस फैमिली में लड़कियों ने पैसा कमाने की शुरुआत करी। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं समझता मैं आपको कि आप इसलिए पैसा कमाओ या इसलिए आपके पास इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस होनी चाहिए कि अगर कल जाके आपके पति ने कुछ भी बुरा किया तो आप तुरंत सूटकेस उठाओ, घर से निकल जाओ क्योंकि आप पैसा कमा रहे हो। नो, ये मैसेज नहीं है मेरा। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को आज की कई सारी लड़कियां गलत तरीके से भी ले रही हैं कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब है अब तो कोई मुझ पे कोई एक शब्द भी नहीं बोल सकता, कोई एक शब्द आपको नहीं बोल सकता। तो ऐसा भी आप भी बने कि आप भी किसी को एक शब्द ना बोले। ये इट इज अ टू वे प्रोसेस। बट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को मैं इस तरीके से समझता हूं कि आपको इसलिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए ताकि आप जिस घर में आप रहते हैं उस घर की लाइफस्टाइल और बेहतर हो सके। एक इंसान कमाने वाला है, एक से भले दो होते हैं, यस नो, एक से भले दो होते हैं। अगर एक इंसान कमाने वाला है और उस पर 5 लोगों की जिम्मेदारी है और घर बड़ी मुश्किल से चल रहा है, अगर शुरुआत से अगर ये कॉन्शियसनेस रहे हमारे अंदर कि दोनों घर भी संभालेंगे, दोनों घर का भी काम करेंगे और दोनों बाहर का भी काम करेंगे, तो घर में ज्यादा पैसा आएगा, लाइफस्टाइल अच्छी होगी, ज्यादा अच्छे घर में रह पाएंगे। शायद अगर आज बाइक पे घूमते हैं तो घर में कार आ सकती है। शायद घूमने के लिए अगर आज सिर्फ नानी के घर या दादा के घर जाना पड़ता है तो घूमने के लिए कभी गोवा जा सकते हैं, या अगर थोड़ा ज्यादा और अच्छा कर लिया तो विदेश भी जा सकते हैं। तो एक अच्छी जिंदगी अपने परिवार को देने के लिए इसलिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होने की जरूरत है। आप पैसा कमाएंगी तो सिर्फ आपका परिवार स्ट्रांग नहीं बनेगा, सिर्फ आप स्ट्रांग नहीं बनेंगे, आपका परिवार सिर्फ स्ट्रांग नहीं बनता, आपके आसपास का समाज स्ट्रांग बनता है। एक लड़की अच्छा करती है, वो आने वाली कई जनरेशंस को इंप्रूव करती है, अपने आसपास के कई जनरेशंस को इंस्पायर करती है, समाज को इंस्पायर करती है। और आप सोच के देखेंगे अगर ये 35 करोड़ लड़कियां जो आज सिर्फ घर में किचन का काम कर रही है, किचन का काम, अगर ये काम करने लग जाएं तो हमारे देश की इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूट करेगी कि जो हम आज अमेरिका की तरफ देखते हैं और जापान की तरफ देखते हैं, हमारा देश आज के आज सुपर पावर बन जाए। आज के आज इतनी ताकत है लड़कियों के काम करने में, लेकिन उसकी ताकतों को बार बार किसी न किसी कारण के वश उसको रोका गया। थाईलैंड जैसा एक छोटा सा देश है थाईलैंड, आपको पता है वहां पे अगर आपके घर में किचन है ना तो गवर्नमेंट आपको एक्स्ट्रा टैक्स लेती है। क्यों लेती है? क्योंकि वो नहीं चाहती कि घर की लेडी सिर्फ घर में किचन का काम करे।
तो बाहरी खाना होता है, बाहरी सब कुछ होता है, और बाहरी दोनों पूरी फैमिली के लोग करते हैं। कई बार टैक्सी भी चला रहे हैं तो मैंने देखा कि औरत और हस्बैंड दोनों साथ में मिलके टैक्सी चला रहे हैं, आगे दोनों बैठे हैं और पीछे सवारियां चल रही हैं। तो इस तरीके का समाज जहां पे आप इक्वल पार्टिसिपेंट हैं हर चीज में, घर में भी और बाहर भी, ये एक बेहतर समाज हो सकता है, बेहतर परिवार हो सकता है, और बेहतर देश बनाने में आप एक कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ये मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है इस चीज पे। अगर आप सब लोग मेरी इस बातों से अग्री करते हैं तो थम्स अप करना चाहिए आपको। थम्स अप, आई कैन सी इन द चैट बॉक्स। थैंक यू। तो अगर आप इस बात को मानते हैं कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जरूरी है, और हाउस वाइफ्स हैं, वो कई बार उनके पास ऐसे ऑप्शंस नहीं हो पाते कि वो क्या काम करें, कॉर्पोरेट्स में कई बार लोगों को अच्छा खासा करियर बनाने के बाद भी जॉब छोड़ना पड़ जाता है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आज आप लोगों के साथ, इसलिए मैं इंस्पायर भी हुआ इस कॉल में आने के लिए, क्योंकि मैंने देखा कि एक ऐसी इंडस्ट्री है, एक ऐसी जगह है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे मैंने लड़कियों को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से तरीके करते हुए देखा है, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा सूटेड है लड़कियों के लिए, जहां पे बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, और जो भी प्रॉब्लम लड़कियां अपनी जिंदगी में शुरुआत से लेके आने वाले कल फ्यूचर तक के लिए भी देखती हैं, उन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन अगर मैं कहीं देखता हूं तो मैं इस इंडस्ट्री के बारे में, इस इंडस्ट्री में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि इस इंडस्ट्री को डायरेक्ट सेलिंग का नाम दिया गया है। ये कैसी इंडस्ट्री है? ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे अलग अलग दो एक्सट्रीम विचारधारा की अंडरस्टैंडिंग है लोगों की। कुछ लोग तो कहते हैं कि ये बेकार काम है, कुछ लोग तो कहते हैं कि ये इतना बेकार काम है खुद भी नहीं करते, और दूसरों को भी मना करते हैं कि तुम ये काम कभी मत करना, शायद ठीक से जानते नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि पूरी जिंदगी यही काम करूंगा, भले ही यहां से 1 रुपया आए या ना आए। ये भी अजीब तरीके का एक्सट्रीम थॉट है। कुछ लोग तो कहते हैं कि पूरी जिंदगी यही काम करूंगा, पैसा ना भी आए तो भी चलेगा, उनको इतना अच्छा लगता है। और कुछ लोग जिनको ये समझ में ही नहीं आता कि भाई ये लोग इतने पागल क्यों हैं, उनको बात समझ में ही नहीं आती। तो शायद ठीक तरीके से वो इस इंडस्ट्री को नहीं जानते, शायद ठीक तरीके से उस डायरेक्ट सेलिंग को नहीं समझते। मैं थोड़े से शब्दों में आपको डायरेक्ट सेलिंग समझाना चाहता हूं कि क्या होती है। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस होता है जहां पे किसी भी सामान को या किसी भी सर्विस को जो आपको अच्छी लगी, दुनिया में एक चीज बहुत ह्यूमन फितरत होती है हमारी कि हमें जो भी चीज अच्छी लगती है हम उसको दूसरों के साथ बताने में इंटरेस्टेड होते हैं, कि कोई दुकान अच्छी है, कोई कॉलेज अच्छा है, कोई स्कूल अच्छा है, कोई है ना, आपको पता चला कि किसी दूसरे के घर में लड़की अच्छी है तो अपने घर की किसी लड़की से शादी करवाने की वो भी इच्छा बड़ी स्ट्रांग रहती है हमारे यहाँ, क्योंकि हमें अच्छा लगता है कि हम बताएं कि कोई चीज अच्छी हो अगर तो। ये एग्जैक्टली इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि अगर मैंने किसी सामान को, मुझे किसी ने बताया कि ये चीज अच्छी है, मैंने उसको दूसरों के साथ शेयर किया, और जब मैंने उसके साथ इस चीज को शेयर किया वो हमारा पार्टनर बन गया इस बिजनेस में। जब वो हमारा पार्टनर बन गया इस बिजनेस में तो वो जितनी भी परचेजिंग करता है या वो सामान खरीदता है उसका थोड़ा इंसेंटिव मुझे मिलता है। अगर उसको अच्छा लगा वो किसी और के साथ भी शेयर करता है तो जो फायदा है सामने वाले को तो है, उसको भी है, थोड़ा आपको भी। और इस तरीके से एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाने की कैपेबिलिटी रहती है इस बिजनेस के अंदर, जहां बहुत ज्यादा पैसा किसी भी प्रोडक्ट को आप तक पहुंचाने में बड़ी बड़ी कंपनीज के ब्रांड मैनेजर्स के पास जाता है, जहां बहुत ज्यादा पैसा किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को आप तक पहुंचाने में एडवर्टीजमेंट में जाता है, शाहरुख खान, सलमान खान, कटरीना कैफ, इन लोगों की जेब में जाता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट अच्छा है या बुरा है इस बात का तो हमें इल्म ही नहीं होता, लेकिन हम टीवी पे ऐड देखते हैं इस वजह से खरीद लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि शाहरुख कह रहा है और सलमान कह रहा है तो अच्छा ही होगा। और यही हमारी कॉमन विचारधारा है, हमें तो ये पता नहीं है कि उस डब्बे के अंदर चीज क्या भरी गई। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है क्योंकि आपका जानने वाला आपको देता है तो वो प्रोडक्ट कभी खराब नहीं होता, वो हमेशा अच्छा ही प्रोडक्ट आपके साथ शेयर करता है। और जब अच्छी चीज आपके साथ शेयर होती है तो आप
एक अच्छे कंज्यूमर भी बनते हैं, एक इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर भी बनते हैं, और आप जिसको भी शेयर करते हैं उसके लिए भी एक अच्छा डिसीजन ले रहे होते हैं। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जिसको आप कह सकते हैं कि गृह उद्योग टाइप का, कि घर से ही कर रहे हैं और घर में ही इसको बढ़ाते बढ़ाते एक बहुत अच्छी इनकम का सोर्स अपने घर में जनरेट कर पाते हैं। मैं फिर भी आपको कहना चाहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग में पैसा कमाना, इस बिजनेस में पैसा कमाना हमारे लिए हमेशा सेकेंडरी होता है, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे लोग इस बिजनेस से जुड़ रहे हैं और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उसकी खास वजह कुछ होती है। क्यों ये बिजनेस लड़कियों के लिए, औरतों के लिए और इनफैक्ट सबके लिए बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा प्रोफेशन, इसके कुछ कारण है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहला कारण तो ये कि एक ऐसा बिजनेस है जिसमें बहुत ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोई भी काम शुरू करें तो पता चलता है कहीं पे 5 लाख लगाना है, कहीं पे 10 लाख लगाना है, कहीं पे 15 लाख रुपए लगाने, जहां पे अच्छी अच्छे हाउस वाइफ और कॉर्पोरेट किसी के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो इन्वेस्ट कर पाए ताकि कोई काम शुरू हो पाए। इन्वेस्टमेंट की लागत के डर से ही बहुत सारे लोग काम करने से पीछे हट जाते हैं। वहीं डायरेक्ट सेलिंग हमारी मदद क्यों करता है? क्योंकि एक ऐसा बिजनेस है, अगर आपके पास लाख रुपया है आप वहां से भी शुरू कर सकते हैं, नहीं है 50,000 भी है आप शुरू कर सकते हैं, नहीं है 20,000 भी है तो आप वहां से शुरू भी कर सकते हैं। आपके पास थोड़े से भी पैसे हैं, आप वहां से घर बैठे बैठे अपना ये काम शुरू कर सकते हैं। क्योंकि इस बिजनेस की इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, इस बिजनेस में 1 रुपए का रिस्क नहीं है, इस बिजनेस में 1 रुपए का लॉस नहीं। कभी भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो हमेशा डर लगता है कि लॉस तो नहीं हो जाएगा, हमेशा ये डर लगता है कि कहीं जो हमने इन्वेस्टमेंट की है कहीं वो डूब तो नहीं जाएगी। बट ये बिजनेस उस डर को आपकी जिंदगी से खत्म करता है कि जब कुछ लगाया ही नहीं तो डूबने का खतरा ही नहीं। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज इस बिजनेस की मुझे अच्छी लगती है कि इस बिजनेस को करने के लिए, जैसे आप दुनिया में कोई भी काम करने जाएं तो ऐसा लगता है कि इस काम को करने के लिए सीखना पड़ेगा, या तो कोई डिग्री चाहिए, या तो कोई क्वालिफिकेशन चाहिए, या तो कुछ एक्सपर्टीज चाहिए। कोई भी छोटा सा काम, आपको कुछ ना कुछ क्वालिटीज चाहिए, तब जाके आप उस काम को कर सकते हैं। ये काम इतना अच्छा है, मैं आपको बताना चाहूँ कि इस काम को करने के लिए आपको किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं, इस काम को करने के लिए आपको किसी एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है। अगर आप लेमैन भी, अगर आपको कुछ भी नहीं आता, आपको पता चलेगा कि आप एक ऐसे समाज के सर्कल में आ गई हैं जहां पे अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो पूरी दुनिया आपको निग्लेक्ट कर देगी, लेकिन यहाँ के लोग आपको अपनाएंगे क्योंकि वो कहेंगे कि अगर कुछ नहीं आता तो मोस्ट वेलकम, हम आपको सिखाने के लिए रेडी हैं। क्योंकि हर एक इंसान जो यहाँ पे पहले दिन आता है उसको कुछ नहीं आता, और हर इंसान ने जब जीरो से यहाँ पे अपनी तरक्की हासिल करी है तो उसको इस बात का एहसास है कि जब मैं भी जीरो था और मैं यहाँ तक पहुंच सकता हूँ, तो जो भी इंसान आज जीरो से यहाँ से हमारे साथ जुड़ रहा है मैं उसको भी बहुत अच्छी जगह पहुंचा सकता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे एक डर होता है कि हमें आता नहीं, हम कैसे करेंगे, जो अबला बनने की हमारे अंदर जो आदत है ना कि हम अबला बन जाते हैं, अरे हम तो बेचारे, हम तो ये, नो, कुछ भी नहीं। सिर्फ एक आपके अंदर एटीट्यूड चाहिए मुझे, कि आपके अंदर सीखने का एटीट्यूड है कि आप सीख के करना चाहते हैं, एंड विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर आपके जीवन में, आपकी पर्सनालिटी में वो खतरनाक चेंज आएगा कि आपको इस बात का एहसास ही हो जाएगा कि हाँ मैंने कुछ अच्छा काम शुरू करा। ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है जिसमें ऐसी क्वालिटीज की जरूरत होती है जो लेडीज में ऑलरेडी होती है। कौन सी क्वालिटीज? लेडीज के अंदर क्वालिटी होती है लोगों को नर्चर करने की, लेडीज के अंदर क्वालिटीज होती है लोगों को केयर करने की। अगर घर में अगर कोई बीमार पड़ा है ना तो उसके खाने का ध्यान, उसके दवाई का ध्यान, उसके सोने का ध्यान, उसके उठने का ध्यान, उसके कपड़े, ये सबसे अच्छा अगर घर में कोई कर पाता है तो लेडीज ही कर पाती है। ये बेसिक क्वालिटीज होती हैं जो लेडीज के अंदर, कि वो दूसरों का ख्याल बहुत अच्छे से रखती है। इस बिजनेस में भी तरक्की करने के लिए यही बेसिक प्रिंसिपल, यही बेसिक क्वालिटी है जो जरूरी होती है कि क्या आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं या आप दूसरों का भी ख्याल रख सकते हैं इस बिजनेस में। और क्योंकि ये क्वालिटी लेडीज के अंदर ऑलरेडी होती है, मेरा ये मानना है कि लेडीज इस बिजनेस में ज्यादा अच्छा कर सकती है। ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे लड़कियों को अपनी आइडेंटिटी खुद क्रिएट करने का मौका मिल पाता है। अपने सरनेम के अलावा, अपने हस्बैंड के सरनेम के अलावा आपके नाम की भी अगर कोई अहमियत अगर आप बनाना चाहते हैं, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, एज कोई भी हो, कोई मैटर नहीं करता, आप 40 के भी हो, आप 50 के भी हो, या आप 60 के हैं, माने भले आप बुढ़े लो, लेकिन यहाँ आने के बाद आपको इस बात का एहसास तो नहीं होगा कि बुढ़ापा आ गया, आपको लगेगा कि जीवन में एक नई शुरुआत हुई। इस बात की मैं आपको गारंटी देना चाहता हूँ। दैट इज व्हाट इज द फील, एंड दैट इज व्हाट इज द कम्युनिटी, एंड दैट इज व्हाट इज द यू नो सिस्टम। एक ऐसा परिवार हम लोगों ने डेवलप किया है कि इस टाइप की फीलिंग हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर करें।
ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे अगर आप मर्द हैं और औरत हैं, इस बात में डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाता। आप बिजनेस जॉब करने जाएं, मर्दों को ज़्यादा सैलरी मिलती है, औरतों को सेम काम करने का कम पैसा मिलता है, और ये बहुत बुरा है, जेंडर इनइक्वालिटी। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप जो भी करेंगे तो मुझे ज़्यादा मिलेगा, आपको जितना आप करेंगे उतना, बिल्कुल बराबरी का बिजनेस है। ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आप अपनी मर्जी से पैसा कमा सकते हैं। क्या आपकी इनकम होगी, क्या आपके टाइम टेबल होगा, क्या आपका शेड्यूल होगा। आप दिन में 2 घंटा ही करना चाहें, आप 2 घंटा ही करिए। आपके पास 1 घंटा ही टाइम है, आप 1 घंटा ही करिए। किसी दिन आप नहीं करना चाहें, किसी और को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें, वो आपके बदले में काम कर लेगा, वो भी हो जाएगा आपका। तो हर तरीके से ये बिजनेस सूट करता है। ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे कई सारी ऐसी, मैं ऐसा नहीं कहता कि आप सिर्फ मेरी ही ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े, बहुत सारी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में। आप अपना रिसर्च खुद करें कि जहाँ पे आपको लगता है कि औरतें बहुत अच्छे से आगे कर सकते हैं, आप किसी के साथ भी जुड़े। लेकिन इस इंडस्ट्री के साथ आपका जुड़ना मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस इंडस्ट्री की भी बात करें तो विदेशों में भी 100 में से 70 लोग हैं जहाँ इस इंडस्ट्री में लड़कियां हैं, और हमारे यहाँ आज भी 100 में से सिर्फ 20 लोग हैं जो लड़कियों की कैटेगरी में हैं, और बाकी 80% आज भी मेल हैं जो इस इंडस्ट्री में। बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत ज़्यादा आपके पास मौका है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो आपके लिए वेट कर रही। ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे बहुत, अगर आप अच्छे करने पे आ गए, अगर आप फॉर्म में आ गए, अगर आपको मजा आने लगा, तो आप कई सारे रिवॉर्ड्स होते हैं जहाँ पे आपको विदेशों को घूमने में मौका मिलता है, जहाँ पे आपको देश में भी अलग अलग जगह घूमने का मौका मिलता है, जहाँ पे आप अपने घर की 4 दीवारी से बाहर निकल के इस बात का जायजा भी ले सकते हैं कि अच्छा, मतलब स्विट्जरलैंड नाम की भी कोई जगह होती है, या एफएल टावर नाम की कोई जगह है पेरिस में, जो आपने कभी सिर्फ पूरी जिंदगी कभी सिर्फ सपने में ही देखा, सोचा, और ये बात मान के बैठ गए कि हमारे लिए नहीं है। कितनी ऐसी लेडीज हैं, कितनी ऐसी फैमिलीज हैं हमारे घर में जो आज तक फ्लाइट में नहीं बैठी, कितने ऐसे लोग हैं जो 5 स्टार में खाना नहीं खाया। मतलब छोटे छोटे ड्रीम्स, ऐसा नहीं कोई बड़ी बात कह रहा हूँ, छोटे छोटे ड्रीम्स हैं जो पूरा करने से पहले ही हम ये मान चुके हैं कि हमारे हिस्से की चीज नहीं है। जबकि दुनिया में अगर आप जाके देखें तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो 1-1 लाख रुपए एक दिन में सिर्फ किसी एक होटल में रहने का खर्च कर देते हैं। हमारे और उनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सोच का डिफरेंस है। अगर आप इसको चेंज कर लिया जाए और एक सही प्लेटफॉर्म मिल जाए, जीवन अच्छा होता है, 1 साल के अंदर होता है। ये मैंने होते हुए देखा है, इसलिए इतने कॉन्फिडेंस के साथ आपके साथ शेयर कर। ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आप अपने हेल्थ के प्रति ज्यादा कॉन्शियस होते हैं। जितने भी प्रोडक्ट है हम कहीं से भी खरीद लेते हैं, हम ये जानते नहीं कि उसके अंदर क्या है। आज जितने भी शैम्पू आज देख लो, सबके स्किन्स देख लो, सबके बाल देख लो, झड़झड़ के खराब हो गए। मैंने तो इतने ट्रीटमेंट कराए हैं बाहर के केमिकल वाले, क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि एडवर्टाइजमेंट के नाम पे हमें क्या बेचा जा रहा है। प्रोडक्ट में पैराबेन होता है, सल्फर होता है, पता नहीं क्या क्या होता है। केमिकल वाले प्रोडक्ट तुरंत रिजल्ट देने के नाम पे हमने क्या क्या खरीद लिए, महंगे से महंगा सामान यूज करते हैं। लेकिन जब आप इस बिजनेस में आते हैं और आप समझते हैं कि किस तरीके से प्रोडक्ट को चूज करना चाहिए, आप एक ज्यादा अच्छी हाउसवाइफ भी बनती हैं और ज्यादा अच्छी कंज्यूमर भी बनती हैं। तो आप अपने और अपने फैमिली के लिए अच्छे फैसले ले पाती हैं, ये मेरा मानना है। ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आपके पास एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम होता है। कई बार जब शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पे लड़कियों को फैमिली में टाइम देना पड़ता है। लेकिन वो काम आता है जब आपकी टीम डेवलप हो चुकी होती है, जब आप कहीं बिजी होते हैं तो टीम काम करती है, और टीम के काम करने का नतीजा भी ये होता है कि वो भी काम कर रहे हैं तो उसका भी पैसा आपको मिलता रहता है, अगर आपने अच्छी टीम बीच में डेवलप कर ली है। तो एक वर्क और लाइफ का बैलेंस, ये जिंदगी और कमाने का जो अच्छा एक सामंजस्य होना चाहिए, एक अच्छा जो बैलेंस होना चाहिए, मुझे इस इंडस्ट्री में नजर आता है। तो इस तरीके से हम सब लोग, अगर मैं देखूं तो मुझे नजर आता है कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे हर एक औरत को जुड़ना चाहिए, हर एक लड़की को अपना करियर देखना चाहिए, हर एक लड़की को अपना फ्यूचर देखना चाहिए। अगर उसे इस बात का डर भी है कि कोई मना करता, और हाँ, मुझे पता है कि आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, मुझे पता है कि आपको मना किया जाएगा, मुझे पता है कि लोग आपके लिए डिसीजंस फिर लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मेरे साथ बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं, मैं उनके एग्जाम्पल्स आप लोगों के साथ अभी शेयर थोड़ा सा करना चाहूँगा। और आप देखेंगे कि वो लड़कियां मतलब ऐसी ऐसी फैमिली से बिलोंग करती थी जहाँ पे उनकी फैमिली में मतलब पढ़ाई तक अलाउड नहीं थी, काम करना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन आज लॉकडाउन के पीरियड में जहाँ पूरी फैमिली की इनकम जीरो हो गई है, वो लोग अपना पूरा घर चला रही, अपने फैमिलीज को घर खरीद के दिया है, अपने फैमिलीज को कार खरीद के दी है, अपने पेरेंट्स को फॉरेन घुमा के लेके जाने, अपने आप को सिर्फ नहीं घुमाते, अपने पेरेंट्स को फॉरेन घुमाने ले जाते हैं।
एक इस किस्म के अपॉर्चुनिटी को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग का और कैसा डिटेल्ड ये बिजनेस है, किस तरीके से आप इसके साथ जुड़ सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटी है, ये आप ज़रूर उन लोगों के साथ डिटेल में बात करिएगा जिन्होंने यहाँ पे आपसे इनवाइट किया। मैं इस कॉल पे उस चीज़ को ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना चाहूँ, लेकिन कुछ स्पेशल पावरफुल यंग लेडीज से मैं आपसे ज़रूर बात करवाना चाहूँगा, जिन्होंने आज एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल करा है, जिन्होंने मुझे इस बात के लिए इंस्पायर किया, मुझे इस बात के लिए कन्विंस किया कि ये बिजनेस जितना अच्छा लड़के नहीं कर सकते, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा लड़कियां कर सकती हैं। इस बात को कन्विंस करने के लिए जिन पावरफुल लेडीज़ ने मुझे ये कन्विंस, क्योंकि मैं भी पहले नहीं मानता था कि लड़कियां अच्छा कर सकती, लेकिन उन्होंने मुझे इस बात का विश्वास दिलाया, एंड मैं तहे दिल से उन लड़कियों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे ये विश्वास दिलाया। थैंक यू सो मच ऑल दिस ब्यूटीफुल पावरफुल लेडीज। मैं एक छोटा सा वीडियो चलाना चाहता हूँ उन लेडीज के ऑनर में जिन्होंने ये अच्छा माहौल बनाया, जिन्होंने ये अच्छी दुनिया बनाई और जिन्होंने इस अच्छे परिवार को कंप्लीट करा। सो कैन वी हैव द वीडियो प्लीज, स्नेहा जी। काटे रहने दे गुलाब तोड़ ले, नींदों की टहनियों से ख्वाब तोड़ ले। हो काटे रहने दे गुलाब तोड़ ले, नींदों की टहनियों से ख्वाब तोड़ ले। ख्वाहिशों की है कहानियां पढ़ी, चुन ले कहानियां किताब जोड़ ले। की है जिंदगी तो यारा, बढ़ ले दिल का इशारा, सारा बदल दे नजारा। जगा ले तू जगा ले जज्बा, जगा ले तू जगा ले जज्बा, जगा ले तू जगा ले जज्बा, जगा ले तू जगा ले जज्बा। क्या करे क्या नहीं, खाली ख्यालों में पसीना क्या बहाना। बेहतरी है यही करके दिखाने के तरीके आजमाना। जितने मुंह उतनी ही बातों में तू ना चला, दिल की ही तू सुनना, दिल को अपनी सुनाना। सपनों के पहियों को यारा, स्पीड लिमिट ना गवारा, खुली उड़ानों ने पुकारा। जगा ले तू जगा ले जज्बा, जगा ले तू जगा ले जज्बा, जगा ले तू जगा ले जज्बा, जगा ले तू जगा ले जज्बा। So beautiful video. Did you enjoy it? So these were some of the ladies जो कुछ एग्जाम्पल्स थे जिन्होंने अपनी अपनी फैमिलीज के लिए बेहतर लाइफ चूज करी और आज एक अच्छे लेवल पे पहुंच पाई। कुछ लोगों को मैं आपको सुनाना चाहूँगा। मैं सबसे पहले बुलाना चाहता हूँ, कैन वी हैव नम्रता वर्तक जी। नम्रता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया।
Okay, Ranjita ji. Ranjita ji. Thank you, sir. Anji. Hello, everyone. Sir, thank you so much for giving the opportunity. And myself, Namrata Varak, मैंने इंजीनियरिंग पढ़ाई कंप्लीट करी है एंड सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में थी मैं जब मुझे ये मौका मिला। ट्रस्ट में गाइस, मेरे लिए भी ये एकदम ही नया मौका था, नया कंसेप्ट था। मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ होता है। मुझे लगता था अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है, कुछ करियर बनाना है तो डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, ऐसी कुछ फील्ड्स है जिसमें हम करियर बना सकते हैं। लेकिन उस दिन मुझे पता कि नहीं, डायरेक्ट सेलिंग भी एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां से हम अपने ड्रीम्स कंप्लीट कर सकते हैं। उस दिन से काम करना शुरू किया। आज 9 साल हो गए हैं इस इंडस्ट्री में। थोड़ी बहुत चीजें अचीव कर पाई हूँ मैं, और उस दिन नहीं पता था कि कितना आएगा, कितना अचीव पाऊंगी। आज का जो इवेंट हुआ है नारी शक्ति, मुझे लगता है सर हर एक औरत के अंदर पोटेंशियल तो है सारी चीजों को मैनेज करने का, सारी चीजों को हैंडल करने का, लेकिन ये आज के इवेंट ने हम सबको एक मौका दिया कि हम अपने अंदर के उस पोटेंशियल को पहचान पाए, हम अपने आप से बात कर पाए और अपने अंदर की वो जो ताकत है उसको बाहर निकाल पाए। और डायरेक्ट सेलिंग में ये इस हो सकता है, इसमें पॉसिबल है आगे बढ़ना या अपने ड्रीम्स को कंप्लीट करना। ज्यादातर जो जैसे सर आप बताया कि ड्रीम्स को हमें किल करना पड़ता है, अपने अंदर बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। और सोसाइटी में जब भी कोई बात होती है, घर में से कोई बात होती है, तो सैक्रिफाइसेस ज्यादातर जो है वो वुमेन्स को ही करने पड़ते हैं कि बच्चों को संभालना है, बच्चों की जिम्मेदारी है, घर संभालना है। और उस चक्कर में बहुत बार औरतों के ड्रीम्स पीछे रह जाते हैं या उनकी जो उनके सपने होते हैं वो पीछे रह जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है सर डायरेक्ट सेलिंग ने हमें ये मौका दिया है कि वो सारी चीजों को मैनेज करके भी हम अपने ख्वाब पूरे कर सकते हैं। बिकॉज ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है कि आपको इतने बजे काम पे पहुंचना है और इतने बजे तक यहाँ पे रहना है। राइट, टीचर नहीं है, काम का कोई इन्वेस्टमेंट का प्रेशर नहीं है, हम अपने तरीके से कर सकते हैं। इतने सारे लोग हैं हेल्प के लिए, सपोर्ट के लिए, और बहुत ज्यादा पॉसिबल है। एंड बिकॉज कि यहाँ पे वुमेन्स है तो मैं एक चीज आप लोगों को कहना चाहूंगी, मतलब हम ज्यादातर जो कनेक्ट कर पाएंगे इस चीज को, कि जैसे हम सीरियल्स वगैरह देखते हैं, हम टीवी सीरियल्स में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं दोपहर के टाइम में, स्पेशली जब टाइम होता है, तो जो भी हम देखते हैं हम बहुत सारे कैरेक्टर्स के फैन होते हैं कि यार ये जो सीरियल की बहू है ये बहुत सुपर वुमेन है, या ऐसे बहुत सारी बहुएं जो होती है यार जिनको देख के हमें मजा आता है, जिनके हम फैन होते हैं। जो मतलब एक जगह पे सुबह सुबह उठती है, पति को टिफिन देती है, बच्चे को स्कूल के लिए रेडी करती है, फिर सास ससुर की सेवा होती है, फिर सब समेट के ऑफिस जाती है, और बहुत सारी चीजें जो वो कर रही होती है, हमें लगता है अरे वाह क्या बात है। तो ऐसी वो सारी चीजें हैं जो हम भी अपने लाइफ में कर सकते हैं। इट्स जस्ट दैट कि हमें वो कॉन्फिडेंस चाहिए या हमें वो प्लेटफॉर्म चाहिए। और आज जो प्लेटफॉर्म है वो हमें मिला है डायरेक्ट सेलिंग। और एक और अच्छी बात जो मुझे लगती है सर कि इसमें लड़कियां या औरतें क्यों आगे ज्यादा बढ़ सकती है, बिकॉज ऐसा कहा जाता है देयर आर 3 फास्टेस्ट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। एक तो कहा जाता है सोशल मीडिया, दूसरा है टेलीफोन, और तीसरा है टेल अ वुमन। कि एक कोई सीक्रेट है, कोई बात है, आप किसी औरत को बोल दो और वो सब तक पहुंच जाएगी, राइट। तो इस जिस आदत का या इस बात का जो मजाक उड़ाते हैं लोग, मुझे लगता है ये इसे हमें स्ट्रेंथ बनाना चाहिए। बिकॉज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ही उस बात का है कि आप अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ। तो इन दैट वे ये तरीका है कि हम इसे अपनी स्ट्रेंथ बनाए, इसे हमें काम में यूज करें और अपने सपनों को और अपनी जो भी हमारी जो चीजें पीछे छूट गई है उनको हम वापस अचीव कर पाए। थैंक यू सो मच। Very nice, बच्चे. Thank you, Namita ji, for giving your opinion and for giving your thoughts. Can we have Vaishali ji? Can you raise your hand?
I can see your hand. I can't see your hand. Okay, Ranjita ji, you are unmuted. फटाफट आ जाएं बच्चे. सोनम जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ. वैशाली जी, आप अनम्यूट नहीं हो रहे. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग बच्चे. सर मेरी आवाज आ रही है? आ रही है. सर जस्ट अ सेकेंड. सर मैं जब से मीटिंग शुरू हुई है, शायद आपको मेरे हाथ में फोन दिख रहा होगा सर. सर सांस मेरी ऐसा धक धक हो रहा है और फोन पकड़ के बैठी हूँ सर. लगभग 255 लोग इंस्टा पे लाइव अटेंड कर रहे हैं सर, क्योंकि वो यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे सर. तो एक हाथ में फोन है और एक तरफ आपके ऊपर भी फोकस है कि लोग भी अटेंड कर सके और मैं भी कर सकूं. थैंक यू सो मच सर. इस इवेंट को आपने एक आइडिया दिया सर कि हमें करनी चाहिए, और सर बहुत अच्छा लग रहा है. वैसे मेरी स्टोरी तो बहुत बड़ी है, बट आज इतना वक्त नहीं है, शॉर्ट में बताना चाहती हूँ. मेरा नाम वैशाली धनानी देसाई है एंड मैं गुजरात से बिलोंग करती हूँ. एंड सर मैं एक ऐसे परिवार से हुआ करती थी जहाँ पे लड़कियों को बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन होते थे, उनको बाहर निकलना अलाउ नहीं था या उनको आजादी नहीं दी जाती थी. और जब मुझे इस प्लेटफॉर्म के बारे में पहली बार पता चला था सर, और ऐसा था कि मुझे ये एहसास हो गया कि बहुत सालों से जिस चीज मेरे अंदर वो तड़प थी कि मुझे कोई प्लेटफॉर्म चाहिए जहां से मैं अपनी लाइफ को बना सकूं अच्छी. तो मुझे लगा कि ये वही प्लेटफॉर्म है. मैंने तुरंत इसमें काम करना शुरू कर दिया. और इनिशियल लेवल पे सर फैमिली सपोर्ट नहीं कर पाई थी, क्योंकि वो चीजें उनकी समझ से बाहर थी. मैंने काम करना शुरू किया सर. बहुत अच्छी जर्नी रही है. वैसे मेरी जर्नी के बहुत सारे पहलू है. राइट नाउ मैं एक चीज शेयर करना चाहती हूँ सर. मेरी दादी के बारे में मुझे मेरी मम्मी ने बताया था आज कुछ साल पहले. और मेरी मम्मी ने मुझे कहा था कि बेटा तुम जब पैदा हुई थी और नर्स ने जब बाहर जाके दादी को खबर सुनाई थी कि आपके यहाँ लक्ष्मी आई है, जलेबियां बांटी है, खुशखबरी है, लक्ष्मी आई है. और मेरी दादी के मुंह से तुरंत ये जवाब निकला था कि इंतजार नहीं किया था. इंतजार नहीं किया था. उनका कहने का ये मतलब था कि उनको अच्छा नहीं लगा था लड़की का जन्म हुआ. सर मुझे जब मम्मी ने बताया था मुझे बहुत बुरा लगा था, लेकिन मेरे अंदर सर वो बात है कि मुझे अगर कोई चीज बुरी लग जाती है और उस चीज को फिर मैं इतना स्ट्रांगली पॉजिटिव वे में अपने काम में लगाती हूँ और मेरे अंदर से वो बेस्ट चीज निकल के आती है. मुझे बहुत बुरी लगी सर वो बात. मैंने उस चीज को अपने दिल में रख लिया कि मुझे अब ऐसा कुछ करना है कि दादी मेरा इंतजार करेगी. उसके बाद सर मेरी जर्नी बहुत वंडरफुल रही. फॉरेन ट्रिप्स हो, कार लेना, घर लेना, फैमिली को सपोर्ट करना, जो भी हो सर मैंने हर पहलू पे फैमिली को सपोर्ट किया. शादी अपने दम पे करना, सब कुछ किया. लेकिन सर ये सब कुछ जब हो गया उसके बाद मैंने वो चेंज देखा मेरी फैमिली में कि जितने भी रिश्तेदार मेरी दादी को मिलते थे और मेरी दादी उनको हमेशा एक सेंटेंस बोलती थी, मेरे पूरे खानदान में कोई नहीं है वैसी वैशाली हुई है, वैसी वैशाली ने किया है करके. तो सर मेरी दादी के मुंह पे वो शब्द था कि वो बेटे वाला रोल निभा रही है. सर मुझे कोई शौक नहीं है बेटे बनने का, मैं बहुत हैप्पी हूँ लड़की बन के, बट दादी के मुंह पे ये बात होती थी कि बेटे वाला रोल निभा रही है. और सर मैं बताना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने अभी सर मेरी दादी 3 महीने पहले उनकी सडनली डेथ हो गई. और मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी शादी पे जिस दादी ने मुझे कहा था, इंतजार नहीं किया था मेरे पैदा होने पे, जब मेरी शादी हुई तो मेरी विदाई में सबसे ज्यादा मेरी दादी रोई थी. शादी के बाद जब भी वो मुझे फोन करती थी तो पूछती थी तुम कब आ रहे हो, मुझे तुम्हारा चेहरा देखना है. एक दिन वो भी आया जिंदगी में सर कि आज दादी ऐसा सीन हुआ था कि जब तक मेरा चेहरा नहीं देखती थी वो गले से नीचे निवाला नहीं उतारती थी. और जिस दादी ने कहा था कि मैं बेटे वाला रोल निभा रही हूँ, उनके जिंदा होने तक तो मैंने निभाया. जब उनकी डेथ हुई सर मैंने उनको कंधा भी दिया. वहां पे जो काम बेटे करते हैं वो मैंने किया, क्योंकि मैं उनको वो एहसास दिलवाना चाहती हूँ कि बेटा या बेटी कोई भी हो,
इंसान ठान ले तो कुछ भी कर सकते हैं। एंड सर इतनी खूबसूरत जिंदगी मिली है सर, मैं बहुत हैप्पी हूँ अपनी लाइफ में। ऐसा नहीं स्ट्रगल नहीं किया या रिजेक्शन नहीं मिला, सब हुआ सर लाइफ में, बट मैं हैप्पी बहुत हूँ। हाँ सेटिस्फाइड नहीं हूँ सर, क्योंकि मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगी तो मेरी भी तरक्की रुकेगी और मेरे साथ साथ समाज के वो लोग जो मुझे आज कहीं ना कहीं फॉलो कर पा रहे। सर मैं एक ऐसी लड़की थी जिसको पड़ोसी तक अच्छे से नहीं जानते थे, आज का दिन है सर, मुझे प्राउड है इस बात का कि भारत देश का एक भी ऐसा कोना नहीं है जहाँ पे मुझे जानने वाले लोग आपको नहीं मिलेंगे। तो ये मुझे प्राउड होता है। मम्मी पापा आज मेरे प्राउड करते हैं सर। आज मैं बताना चाहती हूँ इस मीटिंग के अंदर मेरी मम्मी मेरी भाभी घर में बैठ के वहां पे कनेक्टेड है, इस मीटिंग को सुन रही है। मेरी मदर इन लॉ मेरे बाजू में बैठी है, वो भी इस मीटिंग को सुन रहे हैं। तो सर अच्छा लगता है कहीं ना कहीं, और मेरा मकसद सर हमेशा से ये रहा है सर। मुझे ऐसा लगता है लॉकडाउन के दौरान जब हर फैमिली, आपने कहा सर बहुत अच्छे से कि हम सपोर्ट कर पा रहे, आज सर सिचुएशन ये कि मेरे हस्बैंड ने नया नया बिजनेस शुरू किया था, आज वो लॉकडाउन की वजह से रुक गया, वो नहीं चल पा रहा था। उस टाइम पे बहुत बड़ा रिलीफ है कि अगर कल को घर में घर चलाने की इश्यू आ गई या पैसे की जरूरत पड़ी, कोई टेंशन नहीं है सर, मैं बहुत अकेली कैपेबल हूँ पूरे घर को संभालने के लिए। तो फैमिली बहुत खुश है, मैं भी खुश हूँ। और मेरा एक कंसर्न है कि जिंदगी जियो तो ऐसी जियो, जिंदगी जियो तो ऐसी जियो, मरने के बाद भी ऑडियंस चिल्लाए वंस मोर वंस मोर। इन ये सब कुछ हो पाया सर माँ बाप के आशीर्वाद, शादी के बाद मेरे ये वाले पेरेंट्स के आशीर्वाद। एंड सर एक ऐसे इंसान, आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ, रघु टेकरीवाल सर एक वो इंसान है सर, थैंक यू सो मच। आपने सिर्फ हमें पंख नहीं दिए, उस पंख में ताकत भरी, हमें ताकत देने के बाद वो आसमान दिया जब हम वहां पे अपने ऊंचे हौसलों के साथ ऊंची उड़ान भर सके। सर आप नहीं होते मेरी जिंदगी इतनी खूबसूरत कभी नहीं बन पाती। सर थैंक यू सो मच सर, वी लव यू सर, थैंक यू सर। God bless you and may God give you great success in coming years. बहुत तरक्की करें और अपने साथ कई सारी और नारी शक्तियों को शक्तिशाली बनाएं, और जो नाम और मुकाम आपने जिंदगी में हासिल करा है, जो मौके आपको मिले हैं, जो अपॉर्चुनिटी आपने समझी, मुझे पता है कि बाहर आज बहुत सारे लोग शायद नहीं समझेंगे, लेकिन फिर भी जबरदस्ती उनको समझाना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के दायरे के अंदर आता है और हम उस काम को बखूबी निभाएंगे। यस सर, कीप ब्लेसिंग। पूनम सिंह जी, आर यू रेडी? वेट करो बेटा, मैं आपको अनम्यूट करूंगा, उसके बाद आप कुछ मत करो अभी। चलो ना, ट्राई। नहीं हो रहा? Okay. Yeah, there is some technical. Ranjita ji, I think you are on mute. हेलो। हाँ बेटा। मॉर्निंग सर। सर वो अनम्यूट नहीं हो रहा था, पूरी हार्ट बीट चेंज हो गई सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर, बहुत मजा आया सर। इतने सारे मतलब लोग ऐड हो रहे हैं, निकल रहे हैं, इतने सारे मैसेजेस सर, दो तीन फोन बिजी हो गया सर। ये भी ड्रीम था लाइफ में कि सिर्फ लड़कियों का सर कॉल हो सर, आज वो एक सपना पूरा हुआ सर। एंड थैंक यू सर। अगर मैं मेरी बात करूँ तो मेरा नाम सोनम सिंह है, और आज से 9 से 10 साल पहले सेम सर मेरे को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली, और मैं अपने आप को बहुत ज्यादा लकी मानती हूँ कि 4 मई 2010 को सर मैं पहली बार मैं आपको देख पाई थी।
और वो सुनने के बाद एक कहीं ना कहीं अंदर एक फीलिंग आया कि नहीं, मैं भी अपने जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकती हूँ। बट सुनने के साथ साथ फीलिंग तो आई, बट उसके साथ साथ एक क्वेश्चन था दिमाग में चल रहा था, क्योंकि अब तक हमारे समाज में मैंने हमेशा ये देखा है कि अक्सर लोग वो करते जो पूरी भीड़ कर रही होती है। जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग का पहली बार प्रेजेंटेशन देखा, घर पे आके फैमिली वालों के साथ बात किया, तो थोड़ा क्वेश्चन था कि यहाँ से कुछ नहीं हो सकता। तो सर बट हाँ, कहते हैं ना कि अगर ठान लिया जाए तो कोई भी चीज इम्पॉसिबल है, चाहे वो किसी भी वे में हो सर। यहाँ पे लड़की और लड़के की बात नहीं आती सर, सिर्फ एक जिद होती है कि ठानने की। सर मैंने डिसाइड करा, तो सर डायरेक्ट सेलिंग से ही सर मैं मेरे लाइफ में एट द एज ऑफ 18 अपने पेरेंट्स को 1 BHK प्रॉपर्टी गिफ्ट कर पाई थी। चलो ये कहानी सर पुरानी हुई, बट मैं अभी राइट नाउ लॉकडाउन की बात करूँ, जब मैंने शुरुआत करा था, कहते हैं ना सर उतार चढ़ाव हर जगह पे आते हैं, बट कहते होते हैं ना कि वो उतार चढ़ाव से आपको रुकना नहीं है। सर मैं रुकती नहीं थी, क्योंकि मेरे पास ऐसे कुछ अपलाइंस थे, कुछ सीनियर्स थे जो कह रहे थे कि बेटा आज आप है ना बीज लगाने का काम कर रहे हो और आप इस पे मेहनत करो। सर मैं मेहनत करते गई सर, आज मुझे फील होता है लॉकडाउन के दौरान जो मेरे साथ हो पा रहा है सर, मैं बाहर की दुनिया में देख पा रही हूँ कि कितने सारे लोगों की जॉब जा रही है। आप सारे लोग ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं जिन्होंने 15-15 साल एक अच्छा बिजनेस सेट करने में लगाया, कहीं ना कहीं आज वो बिजनेस टर्नओवर 0 है, बट अपने आप को लकी फील कर पा रही है, क्योंकि वो बातें याद आ रही है जो 7 साल पहले मेरे सीनियर्स कहते थे, बेटा आप मतलब आप प्लांट लगा रहे हो, आप बीज लगा रहे हो, उसका फल खाने का वक्त है। सर आज मैं कह सकती हूँ कि मुझे उसका फल मिल रहा है। आई एम हैप्पी सर। जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, फैमिली में ऐसा था कि सर्वाइवल कैसे होगा सर, ये हर घर का कहानी था सर। मेरे घर पे भी क्वेश्चन मार्क था, बट मैं उस जगह पे देख रही एवरी वीक मेरे अकाउंट में पैसे हो रहे थे, और ये सर सिर्फ पॉसिबल हो पाया डायरेक्ट सेलिंग के वजह से। और सर इससे पहले लॉकडाउन के पहले बहुत अच्छा हो रहा था, बट लॉकडाउन के बाद भी सर बहुत बढ़िया हो रहा है सर। इतना समझ में आ रहा है आज के कॉल के बाद सर, ये समझ में आ रहा है कि हम बहुत बड़ा कर सकते हैं, हमारे अंदर बहुत सारी स्टैमिना है सर। पक्का सर आने वाले वक्त में बहुत सारी कहानियां जिस तरीके से आप लोगों ने अपनी ताकतों को समझा है, अगर इस कॉल में 1000 लड़कियां अगर अपनी ताकतों को समझ जाएं तो मतलब फिर तो हम इस देश में हंगामा ही खड़ा कर देंगे, और ऐसा हंगामा खड़ा करेंगे कि मतलब पेरेंट्स भी कहेंगे कि थोड़े दिनों के बाद कहते हैं कि अगर जहाँ पे बहुत ज्यादा लड़कियां एक साथ होनी शुरू हो जाएं तो पेरेंट्स भी कंफर्टेबल हो जाते हैं। फिर पेरेंट्स कहेंगे कि पूरी पढ़ाई कंप्लीट तो करते रहना, लेकिन साथ साथ आरटीओ के साथ जुड़ भी तो जाओ, कम से कम वो जो आपको मजबूती देता है अंदर से, कैसे एक स्ट्रॉन्ग वुमन बनना है, उसकी जो एजुकेशन सिस्टम है जो कॉलेज में नहीं मिलती, जो स्कूल्स में नहीं मिलती, कैसे उस एजुकेशन सिस्टम के आया जाए, कैसे उस वैल्यू सिस्टम को समझा जाए कि कैसे एक अच्छा परिवार बनाया जाता है, कैसे दूसरों की मदद करने की जो नीयत है वो अपने अंदर डेवलप की जाए। ये सब कुछ जो हमें इस सिस्टम से मिल पाता है, ये हम चाहेंगे कि मैक्सिमम लड़कियों तक ये चीज़ें पहुंच पाए। रंजीता, कैन वी हैव यू? दिस इज माय लास्ट ट्रायल। थैंक यू सर। धनश्री जी। Yes, sir. Hello, sir. Yes, बेटे. Am I audible, sir? Yes, you are audible. Yes, sir. Myself Dhanashri, and sir, thank you so much आज ये सबसे पहले तो आपको इनवाइट करने का मौका देने के लिए सर। मतलब हमारी फीलिंग हमेशा कहीं ना कहीं अंदर होती है सर, और आज आप तक पहुंचाने के लिए, वो मौका देने के लिए थैंक यू सो मच सर। डायरेक्ट सेलिंग की अगर सर मैं बात करूँ इस प्लेटफॉर्म की, तो इससे पहले जिंदगी ठीक ठाक ही चल रही थी। मतलब इंजीनियरिंग का पढ़ाई, मम्मी को थोड़ी सी हेल्प करना, ये सब चल रहा था सर, राइट। बट डायरेक्ट सेलिंग का ये प्लेटफॉर्म मिलने के बाद सबसे पहले दिन अगर कुछ काम हुआ ना सर, तो सपने बनाए गए, और उन सपनों के अंदर मैंने एक सपना ऐसा लिखा कि मुझे मेरे मम्मी पापा को पूरी दुनिया दिखानी है, पेरेंट्स को पूरी दुनिया दिखानी है, उनको गर्व फील कराना है। और ऐसे ही सपने पेरेंट्स के भी थे, बट वो जो सपने थे ना सर, वो मेरे भाइयों की तरफ से वो उम्मीद उनको थी कि वो सपने वो पूरे करेंगे, मेरे भाई जो है वो सपना पूरा करेंगे, वो उम्मीद वो उनसे लगाते थे। और मुझे हमेशा मेरे पेरेंट्स कहा करते थे कि बेटा अगर तेरी पढ़ाई अच्छी हो जाए, और अगर तुझे एक अच्छे घर में तेरी शादी हो जाए, तुझे एक अच्छा लड़का मिले, और वो अच्छा परिवार जो है वो तुझे ड्राइव करे,
तो ये हमारे लिए हमने जो किया वो सब कुछ वसूल हो गया, ऐसी वाली बात होती थी। और ये ऐसे हमेशा वो मुझे बताया करते थे, तो ये विचारधारा कहीं ना कहीं उनकी थी। और मेरी थोड़ी सर डायरेक्ट सेलिंग के प्लेटफॉर्म में आने के बाद विचारधारा बदली, सपने बने, और ये सपने बने कि पेरेंट्स को पूरी दुनिया दिखानी है। जर्नी रही सर डायरेक्ट सेलिंग के इस प्लेटफॉर्म के साथ, इट्स अ फ्रूटफुल जर्नी एंड सर एक बहुत अच्छा मुकाम सर अचीव कर पाई। और बहुत अच्छा लगता है सर ये बताते हुए कि बुर्ज खलीफा सर जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत होती है सर, जहाँ पे मतलब मेरी मम्मी मुझे ये कहा करती थी कि बेटा मतलब जिस दिन तेरी शादी हो जाएगी तो अच्छे घर में अच्छे परिवार में चली जाएगी, तो हमारे लिए सब कुछ वसूल हो जाएगा जो हमने किया। उसी जगह पे सर वही पेरेंट्स थे जब दुनिया के वो ऊंची इमारत पे सर, जब 124th फ्लोर से वो दुनिया देख रहे थे ना, मेरी मम्मी ने सर मुझे गले लगाया और उसने मुझे कहा कि मैंने जो तेरे लिए किया ना वो सब कुछ आज वसूल हो गया। एंड सर वो जिंदगी का सबसे सुंदर पल था। शादी हुई सर, आई बिकेम अ बेस्ट होम मेकर बिकॉज सर मतलब मेरे फादर लॉ चाहते थे, मेरे हस्बैंड चाहते थे। आई बिकेम अ बेस्ट डॉटर बिकॉज मेरे मम्मी और पापा चाहते थे, मेरे पेरेंट्स चाहते थे। बट सर वाई आई बिकेम सक्सेसफुल ईयर, मैंने यहाँ पे एक सर मुकाम डायरेक्ट सेलिंग के प्लेटफॉर्म में इसीलिए अचीव किया सर, क्योंकि मेरे जैसी ऐसी काफी सारी लड़कियां हैं, मेरे जैसे काफी सारे ऐसी जो मैं देख पाती हूँ कि मेरे रिलेटिव्स, मेरे कजिन्स है या मेरी फ्रेंड्स है, जो कहीं ना कहीं अपने आप को कमजोर समझती है, कहीं ना कहीं ये सोचती है कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो हमें ये तो पता हो सकता है कि हम क्या नहीं कर सकते सर, बट बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती है जिनको ये नहीं पता कि वो क्या करके दिखा सकती है। और ये उस डायरेक्ट सेलिंग के प्लेटफॉर्म ने हमें करके दिखाने का मौका दिया। एंड दैट्स व्हाई सर उन लड़कियों को मैं इंस्पायर कर पाऊँ, उनके लिए एक एग्जाम्पल बन पाऊँ, इसीलिए सर यहाँ पे वो बेहतर करने का एक सपना सर मैंने सोचा और वो करके दिखाया सर। थैंक यू सो मच। Fantastic. Can we have Kajal? सर Yes, बेटा. सर मैंने कुछ लाइंस लिखी थी जहाँ पे इतनी जो भी लड़कियां हैं, 2 लाइंस थी सर, वो बस बोलना चाहूंगी सर कि चलती रहूंगी पाथ पर, चलने पे माहिर बन जाऊंगी, अपने साहस के कारनामे बार बार दोहराऊंगी, अपने विश्वास को और ऊंचा उठाऊंगी, मैं किसी से कम नहीं ये सारी दुनिया को दिखाऊंगी, कुछ कर गुजरने का पागलपन लेके अपनी कहानी जरूर बनाऊंगी, दिया है मौका भगवान ने अगर नारी बनने का, दिया है मौका अगर भगवान ने नारी बनने का, तो इस जिंदगी को इतिहास जरूर बनाऊंगी। थैंक यू सो मच। Super, very nice, बच्चे. Now can we have Kajal aunty? नमस्ते आंटी. नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग. मेरी आवाज आ रही है ना सर? सब लोगों को बता दूं हम लोग गुड मॉर्निंग ही बोलते हैं, तो फाइन, ठीक है. ओके सर, थैंक यू सो मच सर, मुझे यहाँ पर मेरी बात रखने का मौका दिया आपने। तो सबसे पहले सर आज एक स्पेशल इवेंट है जिसकी खुशी तो है ही सही, एक्साइटमेंट बहुत भरपूर था, और जब मैं जूम पे ऐड नहीं हो पा रही थी ना सर, तो एक्साइटमेंट और तड़प और बढ़ गई। अच्छा. तो सर जो चाहते थे कभी सपना था वो सच होता हुआ दिखने लगा सर। और नारी की अगर डेफिनेशन में सर बताऊं तो मेरे शब्दों में यही है कि नारी का मतलब है ना हारी, मतलब हाँ, जो किसी भी मुसीबत में किसी भी परिस्थिति में हार न माने वो नारी होती है सर। और यहाँ पर उपस्थित सभी नारी शक्ति को मेरा अभिवादन है। और मेरी बात करना चाहूँ तो सर पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि हर एक फीमेल को, हर एक औरत को अपनी एक आइडेंटिटी बनानी चाहिए। सो एंड सो की बीवी, बेटी या मम्मी बन के नहीं रहना चाहिए, क्योंकि भगवान ने अगर अलग नाम दिया है तो अलग पहचान बनाना बनता है सर। और पति या पिता या बेटा चाहे कितने भी करोड़पति हो चाहे अरबपति हो, पर अपनी इनकम का एक अलग ही मजा होता है सर। जी सर। और ड्रीम तो ऑब्वियसली जो हमारे मतलब पेरेंट्स होते हैं, हस्बैंड होते हैं, बेटे होते हैं, वो हमारे ड्रीम जरूर पूरे करते हैं, पर अगर हम उनके ड्रीम्स पूरे कर पाए ना सर, तो वो एक अलग ही मतलब उसकी बात होती है। तो और सर मुझे ये भी पता है कि इनकम और नाम बनाने के लिए ठीक है कुछ करना पड़ता है,
बट हर घर में, हर फैमिली में सर ये परंपरा नहीं होती कि औरत बाहर जाके काम करे। और बाहर के माहौल में सर सबको अच्छे लोग मिले ये भी मतलब थोड़ा मुश्किल है ये खोजना भी। और दूसरा सर जो मैं डायरेक्ट सेलिंग से सर 5 साल से कनेक्टेड हूँ, तो मुझे खुद को, मैंने सर नेशनल ट्रिप तो मतलब इंडिया में तो बहुत ट्रिप करी है, गोवा हो गया, आगरा हो गया, सूरत, मुंबई, दिल्ली वगैरह सब हो गया। इंटरनेशनल बचा के रखा है सर सबके साथ में। और एज की बात करूँ तो सर 52 मेरी एज है और 47 में शुरू किया था सर। तो एज कोई मायने नहीं रखती सर। मतलब अगर ठान लो तो एज को भी हरा सकते हैं। तो ये चीजें सर मेरे साथ में। और मेरी पर्सनल अगर बात करूँ तो सर एज 52 है ना, 1:2 का रेशियो चल रहा है सर। 52 एज है और 104 वेट है। तो, तो सर 2-3 चीजें प्रॉब्लम है, मतलब बीमारी वगैरह। और मेरा एक स्पेशल बच्चा है सर 22 इयर्स का। और हाउसवाइफ हूँ तो घर की सारी जिम्मेदारी है सर मेरे ऊपर। इसके साथ साथ मैं डायरेक्ट सेलिंग में सर बहुत अच्छा कर पा रही हूँ। तो मुझे लगता है अगर मैं कर पा रही हूँ तो कोई भी कर सकता है सर, क्योंकि नारी में वो सक्षमता है सर कि वो कुछ भी कर पाए। क्योंकि हाउसवाइफ अगर नारी है तो भी कितने रोल निभाती है। वो मैनेजर भी है, वो कुक भी है, वो टीचर भी है, वो मेड भी है सर, वो कैशियर भी है, वो नर्स भी है, सब कुछ है। और अगर वो हाउसवाइफ ना हो के एक्स्ट्रा कुछ वर्क करती है तो वो एक्स्ट्रा बात है। तो सर मुझे लगता है कि नारी में वो चीज तो पहले से है, बस उसको थोड़ा अपने आप पे, क्योंकि वो रियलाइजेशन ना दूसरों को होता है ना खुद को भी होता है। बस ये कनेक्ट करना है कि मैं भी बहुत कुछ कर सकती हूँ सर। ये कनेक्ट मैंने किया और सर हो गया। आपने बोला कि कनेक्ट करना है। आज मैं इतनी सारी लड़कियों से या कितनी सारी लेडीज से बात कर रहा हूँ, इसमें कौन कनेक्ट कर पाता है, ये मैसेज उन तक ही पहुंचेगा। सिर्फ नॉर्मल जूम कॉल और नॉर्मल कनेक्टिविटी समझ के अगर इस चीज़ को अगर भूल गए तो फिर एक नॉर्मल इवेंट बन के ये चीज़ खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आज कनेक्ट कर गए तो शायद लाइफ चेंज हो जाएगी। और मैं तो कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के सामने दे पाया हूँ टेस्टिमोनियल्स के फॉर्म में। ऐसे तो कई सारे एग्जांपल्स हैं हमारी टीम में जहाँ पे सक्सेस, नेम एंड फेम, आइडेंटिटी बिल्डिंग, अपने पेरेंट्स को प्राइड फील कराना, और ये सब कुछ भी। मैं तो सक्सेस को इस टर्म में मानता ही नहीं कि आपने पैसा कितना कमाया। मैं तो कहता हूँ कि पैसा हमारे इस बिजनेस का बाय प्रोडक्ट है। जितना आ गया वो अलग से एक्स्ट्रा है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि एक प्रोडक्टिविटी अपनी जिंदगी में जो एक औरत यहाँ से ढूंढ पाती है, एक बेहतर फैमिली मेकर, एक बेहतर वाइफ, एक बेहतर मदर, एक बेहतर वुमन, जो बनने की क्वालिटीज जो इस सिस्टम में कई सारे लोगों के बीच में रह के मिल पाती है, वो मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि ये सिस्टम ही अलाउ करता है आपको हजारों लोगों से बात करने का। ये सिस्टम आपको अलाउ करता है, बड़े बड़े स्टेजेस आपको देता है। ये सिस्टम आपको मतलब एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, न जाने इस प्रोसेस में कितने, आज मैं अपने ग्रुप में ही देखूं तो 2 लाख लोगों को मैं छू पाऊंगा, ऐसा कभी मैंने जीवन में कल्पना ही नहीं करी थी। मेरा तो सिर्फ सिंपल सा सपना था कि मैं अपनी पढ़ाई करूंगा, इंजीनियरिंग करूंगा, नौकरी करूंगा। तो कहते हैं कि एक ऐसी लाइफ होती है जिसमें आप सक्सेसफुल होते हैं, और एक ऐसी लाइफ होती है जिसमें आप सिग्निफिकेंट होते हैं। सक्सेसफुल होने का मतलब है आपने अपनी जिंदगी में अपने परिवार के लिए बहुत सारी दौलत इकट्ठा कर ली, बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया, आप सक्सेसफुल हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप सक्सेसफुल हैं तो आप सिग्निफिकेंट हैं। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है कि जब आपने अपनी जिंदगी में सिग्निफिकेंस हासिल कर ली, इसका क्या मतलब है, आप दूसरों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। यानी कि जहां भी आप गए वहां पे आपने दूसरों को छू लिया, जहां भी आप गए आपने दूसरों के जीवन में कोई बदलाव ला दिया, जहां भी गए आपने दूसरों का दुख दर्द खत्म करने की कोशिश करी। ये जो एटीट्यूड है कि सिर्फ बात करके लोगों का मन हल्का कर देना, सिर्फ परेशानियां होती कहाँ, ज्यादा ज्यादा दिमाग में होती है। अगर कोई इंसान ढंग से बात कर ले तो इंसान अपने गम भूल जाता है। इंसान अपने दुख से जितना दुखी नहीं है, वो दूसरों के खुश से ज्यादा दुखी है। तो ये जितनी भी जो शिक्षाएं हैं, जो जितना भी ज्ञान है, जो जितना भी नॉलेज है, एक नॉर्मल आम इंसान अपनी जिंदगी में व्हाट्सएप पे तो बहुत लेता है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करता। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है ना, जहाँ पे ज्ञान डेली बेसिस पे आ रहा होता है कि आज ये करना है, आज ये बनना है, एक अच्छा इंसान बनना है। लेकिन घर में सास बहू के चक्कर चल ही रहे हैं, जहाँ पे लड़ाई झगड़ा हस्बैंड वाइफ का चल ही रहा है, सब कुछ वैसा ही चल रहा है। लेकिन ज्ञान सुबह सुबह व्हाट्सएप ग्रुप में, फैमिली ग्रुप में इतनी तेजी से आ रहा है जैसे पता चल रहा है कि गीता का कोई स्रोत है जो वहां से डायरेक्टली सारा ज्ञान आ रहा है। इम्प्लीमेंटेशन जीरो हो गई है।
तो आज इन्हीं सारी कोशिश को मैं चाहता हूं कि कैसे छोटी छोटी बातों को नॉलेज के रूप में लेकर अपनी जिंदगी में हम इम्प्लीमेंट कर पाए। ऐसा जो एक प्लेटफॉर्म हमको डायरेक्ट सेलिंग ने दिया है, सिर्फ एक प्रोडक्ट दूसरों तक पहुंचाने का बिजनेस नहीं है, एक विचारधारा को दूसरों तक पहुंचाने का जो ये बिजनेस है, अगर हम लोग समझ गए तो हम एक बहुत बड़ी क्रांति का रूप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ladies for being this part of this wonderful session. I am honored and I am overwhelmed. I will always be indebted to all of you कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी किसी थॉट प्रोसेस को आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, और मैं कोशिश करूंगा कि जब हम अगली बार आए तो ये कॉल अगर अलाउ, अभी जूम तो अलाउ नहीं करता 1000 से ज्यादा, हम कुछ ऐसा करें कि अगली बार 5000 लेडीज को एक साथ कनेक्ट कर पाएं और इस देश की 5000 लेडीज को इंस्पायर कर पाएं कि कैसे वो अपनी जिंदगी में और बेहतर फैसले ले सकती हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग दिस पार्ट ऑफ बीइंग पेशेंट विद अस, 1-1.5 घंटे हमारे साथ रहने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस सिस्टम को और गहराई से समझेंगे, जिन्होंने आपको इन्वाइट किया है उनसे जानेंगे क्या है ये, और उसके बाद पूरी हिम्मत और पूरे फैसले के साथ, पूरे स्ट्रॉन्ग मेंटल एटीट्यूड के साथ इस बिजनेस के साथ जुड़ेंगे, ताकि आप अपने लिए नहीं, अपने परिवार वालों के लिए एक अच्छी बेहतर नारी शक्ति बन पाए। यही मेरा ड्रीम है और यही मेरा सपना है। अगर हम सब लोग ये कर पाए तो बहुत मजा आ जाएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।